लोगों की बात और मैं ना मानूं, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ वैल्यू एजुकेशन की वन शॉट, जिसमें हम वन शॉट क्विक रिवीजन लेने वाले हैं और आपको इसी में मिल जाएंगे फ्री नोट्स। इसकी जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस बुक के वो सारे इसी वीडियो के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं वैल्यू एजुकेशन को। लेकिन हाँ, अब तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। बता दूं क्या? समझ तो गए होंगे। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी प्यारा सा। एप्रिसिएशन बढ़ाने के लिए भाई लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, कमेंट कर देना। मेरा दिल खुश हो जाता है कमेंट से। कमेंट की नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो इसी बात पे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वैल्यू एजुकेशन की। अच्छा, वैल्यू एजुकेशन को समझने से पहले इन दोनों टर्म को समझते हैं। वैल्यू क्या होती है और एजुकेशन क्या होती है, ठीक है? तो वैल्यू क्या होती है? वैल्यू का मतलब होता क्या है? एक इंसान जो अपनी लाइफ जी रहा है ना, उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं, उसके बहुत सारे सिद्धांत हैं जिन पर वो चलता है, उसके बहुत सारे बिलीव्स हैं जिनको वो मानता है, उन्हें ही हम वैल्यूज़ कहते हैं। वैल्यूज़ में ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारी मोरल वैल्यूज़ आ जाती है, हमारी सोशल वैल्यूज़ आ जाती है। मोरल वैल्यू क्या? जो हमारे करेक्टर को डिसाइड करती हैं, जो इस भाई साहब के करेक्टर को डिसाइड करेंगी। जैसे कि इसकी ऑनेस्टी हो गई, ये कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है, किस तरीके से जस्टिस किस तरीके से करता है, टॉलरेंस मतलब कितना सहनशील है ये बेचारा व्यक्ति, ठीक है? जो इसके करेक्टर को शो कर रहे हैं ना, मॉरल वैल्यू, हम उन्हें कहते हैं, ठीक है? सोशल वैल्यू किसे कहते हैं? सोशल वैल्यू जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है कि हमारे जिम्मेदारियां क्या हैं समाज के प्रति। भाई, हम समाज में इक्वलिटी चाहते हैं या नहीं? ये भाई सब चाहते हैं या नहीं? कॉरपोरेशन चाहते हैं, ये कॉरपोरेट कर पाते हैं अपने पड़ोसियों के साथ या लड़ते ही झगड़ते रहते हैं? सोशल जस्टिस में बिलीव रखते हैं या नहीं रखते? तो ये है इनकी वैल्यूज, ठीक है? तो वैल्यूज के अंदर क्या आया? हमारे वो सारे प्रिंसिपल्स एंड बिलीफ जिनको ये भाई साहब मानते हैं, जो इनके बिहेवियर को गाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वैल्यूज़, ठीक है? आई होप कि आपको वैल्यूज़ का मतलब क्लियर होगा। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन तो आप सभी समझते हो, जिसमें हम कुछ सीख रहे हैं, नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, नॉलेज को ले रहे हैं, स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, लर्निंग हमारी बढ़ रही है, उसी सिस्टम को हम एजुकेशन कहते हैं। जैसे कि हम स्कूलों में एजुकेशन लेते भी हैं, ठीक है? तो एजुकेशन भी आपको समझ में आ गया। अब इस पूरी टर्म को समझते हैं। वैल्यू एजुकेशन क्या है? वैल्यू एजुकेशन का मतलब होता है वो एजुकेशनल अप्रोच। वैल्यू एजुकेशन का क्या मतलब है? वो एजुकेशनल अप्रोच जिसमें एक स्टूडेंट सीखता है। एक स्टूडेंट क्या सीखता है? अपने मोरल्स, अपने एथिक्स, अपनी सोशल वैल्यू सीखता है, जिसमें स्टूडेंट को क्या टीच किया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या समझाया जाता है, उसकी मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, उसके एथिक्स क्या हैं, उसकी सोशल वैल्यूज़ क्या है। मतलब किन चीज़ों को वो सही मानता है, किन चीज़ों को वो गलत मानता है, क्या वो चीज़ें जो भी ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, जस्टिस है, इन सब के उसमें चलता है या नहीं। तो वैल्यू एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाता है? किसी भी पर्सन को मोरल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, एथिक्स सिखाए जाते हैं, सोशल वैल्यूज़ सिखाए जाते हैं। बचपन में हमारे पास एक किताब हुआ करती थी, नैतिक शिक्षा, जिसमें हम समझते थे कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। तो वो हमें बुक क्या समझाती थी? अच्छी आदतें, हमारे मोरल्स हमें सिखाती थी वो बुक। ऐसे ही होती है वैल्यू एजुकेशन। आपने देखा भी होगा कि इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बुक होती है, जिसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो बुक है उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि हम जैसे जो ह्यूमन है ना, अपने इन कोर्सेज के थ्रू, जो भी कोर्सेज हम कर रहे हैं, बीबीए, बीकॉम, इनके थ्रू ना एक सब्जेक्ट को समझ सके और समझ सके कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, वो कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हम कितना ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, उसकी गंभीरता को हम देख सकें। वैसे ही ना, इसकी गंभीरता को दिखाने के लिए कि मोरल्स कितने ज़रूरी हैं, एथिक्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन सारी चीज़ों को सिखाने के लिए एक स्टूडेंट्स को वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड की गई है। कॉलेजेस में भी ये होती है और इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं? हमारे आइडल्स। आइडल्स का मतलब क्या होता है? हमारे जो आदर्श हैं। एथिक्स क्या होता है? हमारी जो नैतिकताएं हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। कल्चर, हमारी जो संस्कृति है,
प्रिंसिपल्स, हमारे जो सिद्धांत हैं, वैल्यूज़, जो हमारे मूल्य हैं, इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर पढ़ते हैं, इसके अंदर समझते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें आती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। आखिर वैल्यू एजुकेशन देने का मकसद क्या है इनका? तो वैल्यू एजुकेशन देने का मकसद है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बने, ठीक है, एम्पैथेटिक बने। एम्पैथिक मतलब हमदर्द रहें, हर किसी को अपने दर्द को जैसे देखते हैं ना, वैसे ही दूसरों के दर्द को, फीलिंग्स को, इमोशन को समझे। लेकिन आजकल तो सब किसी ना किसी का दिल तोड़ रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि प्रोडक्टिव सिटीजन बने ये सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है। वो हमसे ये सारी चीज़ें चाहते हैं, इसलिए वो हमें वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करने के क्या फ़ायदे हैं? ऐसे क्या फ़ायदे हैं इनके? तो पहला फ़ायदा है इम्प्रूव मोरल कैरेक्टर। इम्प्रूव मोरल कैरेक्टर का मतलब है एक जो ह्यूमन है, ये जो हमारे भाई साहब हैं, इनके अंदर मोरल कैरेक्टर डेवलप करना। मोरल कैरेक्टर क्या? उनकी ऑनेस्टी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी इंटीग्रिटी, फॉरगिवनेस, कि जल्दी से माफ़ कर दे किसी को, दिल बड़ा रखें, ऐसी चीज़ें, इनकी फेयरनेस, इनकी जस्टिस, इनका सेल्फ डिसिप्लिन, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, इनको इम्प्रूव करना चाहते हैं हम, इनको बढ़ाना चाहते हैं, इनको इसलिए वैल्यू एजुकेशन दी जाती है। वैल्यू एजुकेशन का ये फ़ायदा है कि जो एक इंसान है उसके मोरल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। अब वैल्यू एजुकेशन का दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा यह है कि इनकी पर्सनल ग्रोथ होगी, इनका खुद का डेवलपमेंट होगा। देखो, इनके अंदर बहुत सारी समझ में आ गई है, उनके मोरल कैरेक्टर डेवलप हो गए हैं, तो अब ये ना एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे समाज में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, इनका खुद का डेवलपमेंट हो रहा है, इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है। इन्हें पता है कि भाई चोरी करना गलत बात है, हम नहीं कर सकते। इनकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, तो ये एक सही डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। तो दूसरा फ़ायदा ये है। तीसरा फ़ायदा ये है कि एक लीडरशिप का रोल प्ले कर सकते हैं हमारे समाज के अंदर। जैसे कि अगर कुछ कहीं पे गलत हो रहा है, कोई बहुत सारे गुंडे एक लड़की को मार रहे हैं, तो ये एज अ लीडर उसके साथ जस्टिस कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो निभा सकते हैं। तो इनको एज अ लीडर भी देखा जाएगा। तो मोरल एंड एथिकल लीडरशिप भी डेवलप होती है वैल्यू एजुकेशन से। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल सिटीजनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग। देखो, हमें पता है जो हमारा यूथ है वो हमारे आने वाले कल का भविष्य है ना। उनको एक अच्छा ग्लोबल सिटीज़न बनाने के लिए, उनको सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाने के वैल्यू एजुकेशन का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है, और वो हमें चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हम एक अच्छे डिसीजन मेकर बनते हैं। जैसे कि इस पॉइंट में पढ़ेंगे, बेटर डिसीजन मेकिंग स्किल्स आती हैं इन सारी चीज़ों से। हमारे अंदर ये सारी भावनाएं आ जाती है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। इन दोनों के बीच में हम बहुत अच्छे से डिफरेंस कर सकते हैं, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग से। तो इसलिए हम बेटर डिसीजन मेकर बनते हैं, और जब बेटर डिसीजन मेकर बनेंगे तो एक अच्छा सिटीजन तो कहलाएंगे ही ना। और साथ ही साथ इससे क्या होता है, हमारी जो सोशल स्किल्स है ना वो भी बढ़ती हैं। सोशल स्किल्स मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हम कैसे किसी से बोल रहे हैं, किस तरीके की तमीज़ है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब झगड़ों को कैसे सुलझा रहे हैं, कैसे हम दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं। तो जितनी भी हमारी सोशल स्किल्स हैं वो सब बढ़ जाती हैं वैल्यू एजुकेशन से। तो ये थे वैल्यू एजुकेशन के फ़ायदे। अब बात करते हैं मलाइस ऑफ इंडियन सोसाइटी की। मलाइस क्या होता है, पहले इस वर्ड को ही समझ लेते हैं। जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो वो पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाता है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। वैसे ही मलाइश का मतलब होता है अस्वस्थता। जो ऐसा क्या है हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर, मेरा इंडिया सही से बना नहीं, लेकिन ऐसा क्या है इंडियन सोसाइटी के अंदर जिसके कारण जो हमारी इंडिया है वो अस्वस्थ है? ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है, ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जो हमारे इंडिया को अफेक्ट कर रहे हैं? वही होता है मलाइश ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मलाइश ऑफ इंडियन सोसाइटी का मतलब होता है डीप रूटेड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इश्यूज अफेक्टिंग इंडिया।
ऐसे गहराई से जड़े हुए सोशल, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर इश्यूज जो हमारे इंडिया को हार्म कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, उसे अस्वस्थ बना रहे हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मलाइश ऑफ इंडियन सोसाइटी बोलते हैं। अब आपने देखा होगा, आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इंडिया के अंदर। पहला आ गया डोरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम क्या होता है? दहेज प्रथा। दहेज प्रथा मतलब जहाँ पे ब्राइड्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको जलाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, सिर्फ और सिर्फ दहेज की वजह से। वो अपनी फैमिली से दहेज मांगे। जो लालची इंसान है ना, उनकी लालच कभी ख़त्म नहीं होता। और ये एक तरह की ना सोशल मलाइस है। सोशल मलाइस का मतलब होता है सोशल अस्वस्थता, जो सोसाइटी को पूरी तरह से इफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपने वो वाली पिक्चर तो देखी होगी, ये आग कब बुझेगी, जिसमें रेखा है, शक्ति कपूर विलन बन रहा है, और जिनकी बहन की शादी हो जाती है और शादी के बाद उसको जिंदा जला देते हैं, उसके बाद उसका भाई बदला लेता है। तो आपने ज़रूर देखी होगी, तो आपको पता होगा। तो डाउरी सिस्टम, कितने केसेस बनते हैं इंडिया के अंदर, आए दिन खबरें आती रहती हैं। कैसे एक ब्राइड को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके साथ टॉर्चर वाला बिहेव किया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, उनकी फैमिली के साथ भी उनको भी लपेटे में ले लिया जाता है। आए दिन बहुत केसेस होते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से पता है, तो आप पूरा पेज भर सकते हो उसके ऊपर अपने पॉइंट से। तो अगर आए तो लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, आपके मज़े ही मज़े हैं। चाइल्ड लेबर हो गया। चाइल्ड लेबर भी आपने देखा होगा, कुछ जो स्लम्स एरिया होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीबी है, जहाँ पे वो बच्चे क्या करते हैं, काम करते हैं, उनसे चाइल्ड लेबर करवाया जाते हैं, उनका बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो वो होता है चाइल्ड लेबर, जिसमें कम उम्र के बच्चों से हम काम करवाते हैं। आपने देखा होगा रेड लाइट एरिया पे भी बच्चे क्या कर रहे होते हैं, कर्तव्य दिखा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, उनकी मजबूरियाँ होती हैं। ये भी किस में काउंट होता है? चाइल्ड लेबर में काउंट होता है, और ये भी एक तरह से सोशल मलाइस है। इंडिया की अस्वस्थता है ये, कितनी बेकार बात है ये। ठीक है, ऐसी आती है पॉवर्टी। पॉवर्टी, इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा गरीबी है, पुअर बहुत ज़्यादा पुअर होता जा रहा है, और रिच बहुत ज़्यादा रिच होता जा रहा है। अमीर और गरीब के बीच ना बहुत बड़ा अंतर बन गया है, क्योंकि अमीरों को पता है कि हमें पैसे से पैसा कैसे बनाना है, उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, फिर उससे और पैसे को कैसे क्रिएट करना है। लेकिन गरीबों को नहीं पता, उन पर थोड़ी सी इनकम आ जाती है तो वो आईफोन खरीद लिया, ऐसी चीज़ों में पैसा बर्बाद कर देते हैं। और साथ ही साथ जो पुअर का, जो गरीबों का हक भी है ना, वो भी मार देते हैं अमीर लोग। कैसे? अब देखो, जो राशन बंटता है, ठीक है, पेंशन आती है, जिनके पास वो ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ठीक है, जैसे कि राशन कार्ड नहीं है, ये सब नहीं है, तो उन्हें तो नहीं मिल पाता। उनके बदले का कौन ले जाता है? एक मिडिल क्लास का व्यक्ति, एक रिच फैमिली ले जाती है उनके बदले का राशन, और फिर वो बेच देते हैं। और भैया खुद तो अच्छा आटा खाएंगे, लेकिन पैसे कमा लेंगे उसको बेच के। ठीक है, तो ऐसे ही पुअर का और रिच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर। और नेक्स्ट की बात करूँ, नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि एक तो देखो, यहाँ पे किसी का ये माइंडसेट नहीं है कि हमें अपना खुद का बिजनेस खोलना है। खुद के बिजनेस के लिए चाहिए होता है बहुत सारा पैसा, और इंडिया के अंदर तो पॉवर्टी है। ठीक है, यहाँ पे एक तो खुद के बिजनेस नहीं खुलते, ऊपर से लिमिटेड जॉब्स हैं मार्केट के अंदर, और जिनके पास स्किल्स भी है ना, वो बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें वहाँ पे बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। इसलिए जिनके पास स्किल्स भी हैं अच्छी अच्छी, तो वो दूसरे फॉरेनर इन्वेस्टमेंट में अपनी स्किल्स को दे रहे हैं और अच्छा पैकेज ले रहे हैं। तो इस वजह से इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी है। अब बात करूँ रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, भाई इसके ऊपर तो मैं क्या ही बात करूँ। ये भाई हर कोई एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, मस्जिदों को तोड़ रहा है, मंदिरों को तोड़ रहा है, बेफालतू की लड़ाइयाँ हैं, बेफालतू की। लोग भड़का रहे हैं, हम भड़क रहे हैं, और हम अपने फेलो मेन से रिलीजन के नाम पे सिर्फ लड़ रहे हैं, और इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। इससे बर्बाद तो हमारा देश ही हो रहा है, हमारी आज की जनरेशन ही हो रही है। ठीक है, ये खामी का बेफालतू की ना, बेकार की थिंकिंग है। हम जो अपने साथियों से लड़ रहे हैं, हम पूरा हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के हैं, हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। इंडिया में जो अस्वस्थता आ रही है उसको हटाना है, लेकिन हम एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ धर्मों के नाम पर। ठीक है भाई, वो तो मुसलमान है, वो तो अब्दुल है भाई, नहीं वो तो हिंदू है, हिंदू एकदम बिहारी है, बिहारी। ये बकवास चीज़ें हैं और बेकार चीज़ें हैं, इनका कोई सेंस और कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्राइम एंड इनसिक्योरिटी की। आज की डेट में क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इनसिक्योरिटी भी। आपने देखा होगा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कितने बढ़ गए हैं इंडिया के अंदर। आए दिन वुमेन पे डोमेस्टिक वायलेंस होता रहता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, रेप केसेस आए दिन। अभी डॉक्टर बॉम्बिता वाला भी केस हुआ था, अब फिर से निर्भया जैसे केस हुआ है दिल्ली के अंदर, जो आपने सुनने में आया होगा।
अभी रिसेंट का केस है जिसमें एक कबाड़ी वाले ने, ऑटो वाले ने मिलकर रेप किया, जो उड़ीसा से लड़की आई थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस बनते जा रहे हैं और इंडिया की अस्वस्थता को फैला रहे हैं। लोग सुसाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा मेंटल प्रेशर आ जाता है तो वो सुसाइड करने लग जाते हैं। जैसे कि अभी आपने थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी, एक बच्चे ने 11th क्लास के बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। वो अपनी हिंदी वाली टीचर से परेशान था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर हैं। यहाँ तक कि डेथ हो जाती है जब अपने परिजनों की, तो भी दुख होता है। तो बहुत सारी इनसिक्योरिटी एंड क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो हमारी इंडिया की अस्वस्थता दर को बढ़ा रहा है। ऐसी करप्शन तो भाई भर भर के है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक मलाई के अंदर आता है करप्शन, और ये बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म बढ़ गया है, ब्राइबरी बढ़ गई है। यहाँ पे ब्राइबरी की स्पेलिंग में आर नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो लोग घूस खा रहे हैं, जो बड़े बड़े पुलिसमैन होते हैं, ये जो बड़े बड़े लोगों के जेब के अंदर होते हैं, पैसों वालों का ही काम करते हैं। कितनी पुरानी पिक्चर आपने देखी होगी, वहाँ से तो आपको सीख मिलती है। नेपोटिज्म, जो अपनी ही जनरेशन को आगे बढ़ा देते हैं, काम में लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इतना ज़्यादा करप्शन है हमारे इंडिया के अंदर, जो कि हमारे इंडिया को क्या बना रहा है, अस्वस्थ बना रहा है। वो अपनी पावर का अब्यूज़ कर रहे हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स लोग हैं, ठीक है। वो गरीब को तो आजकल कुछ समझा ही नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं समझा जाता। तो ये सारे पॉइंट थे जिसको आप बहुत एलिब्रेट करके लिख सकते हो। अब बात करते हैं रिलेशंस की। कहते हैं रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलैरिटीज़ है। देखो, फ़र्क तो आप सभी समझते हो। वैल्यू एजुकेशन में हम मॉरलिटी की, एथिक्स की बात कर रहे हैं, क्या सही है और क्या नहीं। लेकिन एजुकेशन में हम बहुत कुछ सीखते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, है ना। एजुकेशन में तो हम हर एक स्किल्स को सीख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सीख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो ये ना कहीं हद तक ना सेम ही है। कैसे सेम है, आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डेवलपमेंट एंड नॉलेज। देखो, दोनों ही वैल्यू एजुकेशन से और एजुकेशन से आ तो नॉलेज ही रही है हमें, मिल तो नॉलेज ही रही है हमें, और साथ ही साथ हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हमारी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। जैसे कि हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं, हमारे मोरल कैरेक्टर बिल्ड हो रहे हैं, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमारी अलग अलग स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्किल, कम्युनिकेशंस की स्किल्स, ठीक है। ये सारी स्किल्स डेवलप हो रही है सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की वजह से। यहाँ तक कि हम सोशल इम्पैक्ट भी पड़ रहा है हमारे ऊपर। जैसे कि अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए। ऐसे ही हम अपने समाज में जो मुद्दे हैं, बहुत गहराई से जड़े हुए मुद्दों को भी समझ पाते हैं कि हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है, किसके साथ जस्टिस हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कि हीरा मंडी जो फिल्म आई थी, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया था, जो सेक्स वर्कर होते हैं, ठीक है, सेक्स वर्कर की लाइफ के बारे में, इन सब के बारे में। तो हम ये सारे मुद्दों को ना बहुत डीपली समझ पाते हैं कि हमारी सोसाइटी क्या कर रही है और कैसे कर रही है, कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है, और फिर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाते हैं। ऐसे एथिकल डेवलपमेंट भी हो पाती है हमारी। हम ये डिफरेंस कर सकते हैं, नहीं ये चीज़ गलत है, नहीं ये चीज़ सही है। इन दोनों में बहुत लीगली और एथिकली एंड मोरली सब तरीके से डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल में देखो, इन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो देखो, वैल्यू एजुकेशन में आएगा, वैल्यू एजुकेशन हमें क्या सिखा रही है, हमें सिखा रही है कि हम एक ऑनेस्ट एंड काइंड डॉक्टर कैसे बने, अपने पेशेंट की फीलिंग को कैसे समझें, उनके साथ कैसे डील करें। ये सारी चीज़ें एक वैल्यू एजुकेशन सिखा रही है। लेकिन एजुकेशन हमें क्या कर रही है, एजुकेशन हमें उस डॉक्टर की पोस्ट तक पहुंचा रही है, डिग्रियां दिलवा रही है, हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके बाद हमें डॉक्टर की पोस्ट मिल रही है और हम डॉक्टर बन रहे हैं। तो ये एजुकेशन ने क्या किया, हमें डॉक्टर बनाया, और वैल्यू एजुकेशन ने क्या किया, हमें ऑनेस्ट एंड काइंड डॉक्टर बनाया। तो ये है रिलेशन इन दोनों के बीच में। अब बात करते हैं रोल ऑफ टीचर की। टीचर का क्या रोल है भाई, इस वाली एजुकेशन में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले टीचर ना एक स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे कल्चर की नॉलेज को डेवलप करता है। वो समझाता है कि हमारा कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है, वो समझाता है कि हर एक कल्चर को, हर एक धर्म को, हर एक संस्कृति को मानना चाहिए। सभी धर्म ऊपर हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कोई सा धर्म बेकार है, नहीं, सारे धर्म एक बराबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वो हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखती है, हमें अप्रिशिएट करती है, एक्सपेक्टेशंस रखती है कि हाँ ये बच्चे कुछ कर सकते हैं, हमें मोटिवेट करती है, हाँ तुम कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, हमें सिखाती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्ले करवाती है। तो हमसे एक्सपेक्टेशंस भी रखती है, चाहे गंदा से गंदा बच्चा क्यों ना हो, पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर बच्चा ही क्यों ना हो, उससे भी टीचर की एक्सपेक्टेशंस रहती है। वो हाई एक्सपेक्टेशन रखेगी तभी वो अप्रिशिएट हो पाएगा, अप्रिशिएट होगा तभी वो कुछ कर
पाएगा। टीचर क्या करती है, हमें वेलकमिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमारा समर्थन कर रही है, हमें अप्रिशिएट कर रही है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, हमें सुन रही है, कहाँ कहाँ हमें क्या परेशानी आ रही है उसको समझ रही है और हमारे प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर रही है। तो हमारे लिए एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है। और साथ ही साथ जो हमारी टीचर होती है ना, स्टूडेंट की लर्निंग को और कॉर्पोरेशन के ब्रिज को बढ़ाती है, हमारे साथ खुद पार्टिसिपेट करती है, कॉर्पोरेट करती है और हमें लर्निंग प्रोवाइड करती है, बहुत सारी नॉलेज देती है, बहुत सारी बातें सिखाती है। तो ये थे टीचर्स के रोल। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं मॉरल कॉन्शियसनेस की। आखिर मॉरल कॉन्शियसनेस क्या होता है? देखो, मॉरल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जो हमारे मॉरल्स है, एथिक्स है, जो भी हमारे अंदर की फीलिंग्स है, हमारी आत्मा जो कहती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये ना एक गॉड गिफ्टेड थिंग है। ठीक है, इसको किसने दिया है? भगवान ने दिया है। लेकिन इसको चार चांद लगाने के लिए हमारी एजुकेशन मौजूद है। इसको चार चांद लगाने के लिए एजुकेशन है। इससे इससे क्या होता है, एजुकेशन से क्या होता है कि हम इसको सीखते हैं, समझते हैं और ज़्यादा इस फील्ड में आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, कि हम मोरली क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो हमें ना इनको सीखने के लिए शिक्षा की नीड होती है। फिर हम दूसरों की टेक केयर कर पाते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, उनका इंटरेस्ट किस जगह है, उनके इमोशंस को समझ पाते हैं। ठीक है, जब हम ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं ना, कि और बंदे का अपनी फीलिंग को देखते हुए साथ ही साथ दूसरे की फीलिंग को भी उसी भावना से देखते हैं कि वो कैसा चाहता है, इसका इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें जब हम देख रहे होते हैं ना, तो वो हम कह सकते हैं कि हम मोरली कॉन्शियस है। ठीक है, हम समझते हैं दूसरों की फीलिंग को। तो मोरल कॉन्शियसनेस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम दूसरों की फीलिंग समझते हैं, हमारे अंदर मोरल वाले गुण हैं, एथिक्स हैं, जो हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे एक्शंस लेने चाहिए और क्या करना चाहिए और उनके क्या परिणाम होंगे। ये सारी चीज़ें हमें मोरल कॉन्शियसनेस बताती है और हम फिर कह सकते हैं कि हम मोरल कॉन्शियस हैं। ठीक है, तो मोरल कॉन्शियसनेस क्या है? तो मोरल कॉन्शियसनेस का मतलब होता है यहाँ पर हम अपने मोरल प्रिंसिपल्स को, एथिक्स को, वैल्यू को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उनके साथ अवेयर हैं पूरी तरीके से, जो हमारे पूरे थॉट्स को, हमारी पूरी फीलिंग को और हमारे पूरे एक्शंस को गाइड करते हैं। उसे ही बोलते हैं मॉरल कॉन्शियसनेस। अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छी ना लगे तो इसके लिए मैंने दूसरी भी लिखी है, मतलब कि वो एबिलिटी जो बताती है कि इस सोशल सिचुएशन को आप कैसे डील कर सकते हो, कैसे इसके परिणाम को देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो और आपका दिल आपको बता देगा ये चीज़ सही है या गलत। तो उसे ही बोलते हैं मॉरल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये थी दूसरी डेफिनेशन। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। अब आप कैसे कह सकते हो कि आप मॉरल कॉन्शियस हो या नहीं हो? अगर सपोज किसी का बटुआ खो गया, ठीक है, उसका वॉलेट लॉस्ट हो गया और आपके मन में अगर ये भावना आती है कि मुझे उसका पर्स वापस करना चाहिए, तो इसका मतलब मॉरल कॉन्शियस हो। ठीक है, अगर आपके मन में ये भावना आ रही है कि मुझे इक्वालिटी के लिए फाइट करना चाहिए, मुझे देखना है कि मेरे समाज में कितना गलत हो रहा है, मैं इसके लिए लड़ूंगा, तो हाँ, आप मॉरल कॉन्शियस हो। चलिए अब बात कर लेते हैं मॉरल एजुकेशन में और रिलीजियस एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मॉरल तो आप समझ ही गए हो कि मतलब क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं, वो वाली एजुकेशन। रिलीजन मतलब आप भी समझ गए हो, मतलब गीता, कुरान, ये सारी एजुकेशन। ठीक है, तो मॉरल एजुकेशन का जो फोकस होता है ना, फोकस कहाँ होता है कि हम उस पर्टिकुलर बंदे के अंदर, इंसान के अंदर यूनिवर्सल वैल्यूज़ एंड एथिक्स एंड प्रिंसिपल को डेवलप कर सके। ठीक है, क्रिएट कर सके, उसके अंदर उनके वो सारी फीलिंग्स जगा सके, उनको डेवलप करना ही वैल्यूज़ को, एथिक्स को एंड प्रिंसिपल को मोरल एजुकेशन का मेन फोकस होता है। ठीक है, वहीं पे बात करूँ रिलीजियस एजुकेशन की, तो वहाँ पे ना स्पेसिफिक रिलीजन, अब जैसे कि आप मुसलमान हो, हिंदू हो, उसके हिसाब से आपको वही चीज़ें सिखाई जा रही हैं, उनके बिलीफ सिखाए जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिसेस सिखाई जा रही हैं, उनके डॉक्ट्राइन सिखाए जा रहे हैं। तो उसे ही बोलते हैं रिलीजियस एजुकेशन, जहाँ पे आपको अरबी, जैसे मुसलमान क्या करते हैं, शुरुआत से ही अलिफ बेते पढ़ते हैं, है ना, और वो कुरान पढ़ते हैं, सीखते हैं, अरबी उर्दू ये लैंग्वेज सीखते हैं, अपने धर्मों के बारे में सीखते हैं, कैसे नमाज पढ़ी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू क्या करते हैं कि कैसे पूजा की जाती है, आरतियाँ होती हैं। ठीक है, गीता क्या है, ये सारी चीज़ें वो इसमें सीखते हैं, अपने मतलब अपने स्पेसिफिक रिलीजन के अकॉर्डिंग वो चलते हैं,
उन ट्रेडिशन, उन कस्टम्स को समझते हैं, जैसे कि करवा चौथ पे कैसे पूजा की जाती है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, हमारी रिलीजन एजुकेशन के अंदर आती है। अब बात करते हैं इसके पर्पस की। जो मोरल एजुकेशन का पर्पस है वो हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, एम्पैथी को डेवलप करना है, और हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को भी क्रिएट करना है कि हम किसी भी चीज़ को कितनी गहराई के साथ सोच सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। ये पर्पस होता है किसका, मोरल एजुकेशन का। वहीं पर अगर बात करूँ रिलीजन की, तो यहाँ पे ना हमारे फेथ्स, ट्रेडिशन, हमारे वैल्यूज़ को ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिट ऑन कल्चर हेरिटेज का मतलब क्या होता है, हमारी आने वाली पीढ़ी तक उसको फैलाना। ठीक है, हमारे जो धर्म के रीतियां हैं, सिद्धांत है, ये सारी चीज़ों को आने वाली पीढ़ी तक फैलाना, उनको ही ट्रांसमिट करना, यही पर्पस होता है किसका, रिलीजन एजुकेशन का। जो भी हमारे बच्चे हो वो भी भाई आरतियां करना सीखे, वो भी भाई कुरान पढ़ना सीखे, यही मकसद है किसका, रिलीजन एजुकेशन का। अब बात करते हैं इसके स्कोप की, ये फैला कहाँ तक है। तो मोरल एजुकेशन जो है ना वो सेकुलर है, मतलब डाइवर्स पर्सपेक्टिव है, वो बहुत काफ़ी हद तक फैला हुआ है। और ये नॉन रिलीजियस, सेकुलर का मतलब क्या होता है, नॉन रिलीजियस, जो कि हर जगह फैला हुआ है, जो धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, मतलब हर एक समाज का हिस्सा इसको माने, ऐसा है सेकुलर। लेकिन जो वहीं पे बात करूँ रिलीजियस एजुकेशन की, तो इसका जो फोकस होता है ना वो पर्टिकुलर रीजन तक होता है। मतलब अगर इस एरिया में मुसलमान है तो इसी एरिया के मुसलमान वाले के एरिया के अंदर इनमें मुसलमान वाली एजुकेशन दी जाएगी, एक पर्टिकुलर धर्म के अकॉर्डिंग इनको फैलाया जाता है। लेकिन इसमें ये पूरे भारत में फैला हुआ है, पूरे अर्थ पे फैला हुआ है कि हम कितने मॉरली एजुकेटेड हैं। चलिए अब बात करते हैं गोल्स की। तो देखो इनका गोल्स क्या है, सोशल कोहेसन एंड सिटीजनशिप एंड पर्सनल ग्रोथ करना। ठीक है, मतलब कि मिलजुल कर रहना, सबके साथ कॉर्पोरेट करना, अपनी खुद के पर्सनल कैरेक्टर की ग्रोथ करना, एक अच्छा नागरिक बनना ही इसका गोल है। लेकिन वहीं पे बात करूँ इसकी, तो ये क्या चाहता है कि हमारे अंदर स्पिरिचुअल्स ग्रोथ हो, हम अपने रीति रिवाजों को जानें और डीपनिंग फेथ दिखाएं अपने भगवान के प्रति, अल्लाह के प्रति। तो ये होता है रिलीजन एजुकेशन। मैथडोलॉजी क्या है इसकी, मतलब इसको कैसे कैसे सिखाया जा सकता है, डिस्कशन के थ्रू हम बच्चों को डिस्कस करके सिखा सकते हैं, रोल प्ले करवा सकते हैं कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी होता है, बच्चों को थोड़ी देर के लिए शांत बिठा दिया जाता है, मौन बिठा दिया जाता है, जहाँ वो अपनी सांसें गिन रहे होते हैं। ठीक है, अपनी हार्ट बीट को काउंट कर रहे होते हैं, वो अपनी इनर फीलिंग, इनर आत्मा के साथ जुड़ पाते हैं, उसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर बात करूँ इसकी, तो हम यहाँ पे स्टोरी टेलिंग की, ऐसा हुआ था हमारे पुराने रिवाज में, राम जी आए थे वनवास काट के, ऐसे ही वर्शिप के थ्रू पूजा पाठ कैसे किया जाता है उसके थ्रू हम सिखा सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे, जो मॉरल एजुकेशन है वो हमें बताती है कि कैसे सोशल जस्टिस इशू आ रहे हैं, उस पर कैसे डिबेट किया जाए, कैसे उन्हें सॉल्व किया जाए, वो कितना गलत है। यहीं पर हमें ये क्या सिखाते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़नी चाहिए, इस एजुकेशन के अंदर ये माना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ गुडनेस की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी मोरालिटी है वो फिक्स्ड है एंड ऑब्जेक्टिव्स है। इसका मतलब जिसको यूनिवर्सल एप्लीकेबल, जिसको यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया है यूनिवर्सल में, जैसे कि 2+2 4 होता है, ये हम सबको पता है, ये बहुत बड़ा सत्य है कि 2+2 4 ही होता है और कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन मैं बात करूं कि लाल कलर मुझे पसंद है या नहीं, देखो हर इंसान का जो यहाँ पे परसेप्शन होगा वो अलग अलग हो सकता है, तो ये होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब जहाँ पे पर्सनल बाइसनेस आ जाती है, पर्सनली फैसले आ जाते हैं। ठीक है, किसी के लिए वो हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। लेकिन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है 2+2 मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कि 2+2 4 ही होता है। ऐसे ही हमने बोला है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मोरालिटी है ना वो फिक्स्ड है एंड ऑब्जेक्टिव है, जिसको यूनिवर्सल ने अप्लाई कर दिया है और एक्सेप्ट कर लिया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो एक पर्सन है ना वो तभी मोरली एजुकेटेड माना जाएगा जब वो हमारे मोरल वैल्यूज़ के ट्रुथ को रिकॉग्नाइज कर सके और उन पे करेक्टली एक्शंस ले सके। कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इस लाइन का मतलब इतना है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इन भाई साहब के घर में किसी ने मर्डर कर दिया। ठीक है, अब मोरली तो ये सही है कि इन जो भी मर्डर हुआ है उसके कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए, मतलब इनके भाई को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जब पुलिस वाले आए तो इनके दिलों में हमदर्दी है,
हमदर्दी है कि मेरा भाई नहीं जा पाएगा, भाई उसकी बीवी बच्चों का क्या होगा, ये सारी बातें ये सोचने लगा है। जिसका मर्डर हुआ उसके बारे में तो सोच ही रहा था, लेकिन ये अपने भाई के बारे में भी अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका है। तो इसे मोरली एजुकेटेड तब बोलेंगे जब ये करेक्टली फैसले लेगा, अपने मोरल वैल्यूज़ को, ट्रुथ को समझ पाएगा और ये अपने भाई को जेल भिजवाएगा। मोरली तो यही सही है ना कि इसके भाई ने खून किया है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जब ये रिजल्ट को देखते हुए सही फैसले लेगा बिना किसी इमोशनल अप्रोच के, तब हम इसे बोल देंगे हाँ ये मोरली एजुकेटेड है, वरना इससे पहले नहीं बोला जाएगा कि मोरली एजुकेटेड है। अब बात करते हैं जो ऐसी वैल्यूज़ है ना वो एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है एकदम, जिसको हम अनकंडीशनली फॉलो करना चाहिए। जैसे कि पोलाइटनेस हमारे बिहेवियर में होनी चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, हमें बड़ों की हमेशा एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसी जो वैल्यूज़ है ना वो एब्सोल्यूट हो चुकी हैं। चलिए बात कर लेते हैं, इस थ्योरी में बस इतना ही बताया गया था, मोरली एजुकेटेड पर्सन कौन है और मोरालिटी को एक्सेप्ट कर लिया गया है, एकदम फिक्स्ड है वो और ऑब्जेक्टिव है। अब बात कर लेते हैं रैशनल बिहेवियर की। रैशनल बिहेवियर क्या होता है? रैशनल बिहेवियर को चलो पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक राहुल है, अब राहुल को ऑफिस जाना है, ठीक है। अब उस पे पहला ऑप्शन ये है कि उसके पास कार है, कार से अगर वो जाता है तो 30 मिनट में वो ऑफिस पहुंच जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि मेट्रो लेता है तो वो 15 मिनट में ऑफिस पहुंच जाएगा, ठीक है। इतना सी बात समझ में आई। अब जब ये कार में जाएगा तो एक तो इसको 30 मिनट लगेंगे, दूसरा इसको पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा, तो इन सब का खर्चा भी हो जाएगा। अगर ये यहीं पे अब बहुत लॉजिकली फैसले लेता है, जैसे कि इसने सोचा कि कार से नहीं जाना चाहिए, मेट्रो सही रहेगा, क्योंकि ये जो हिसाब है ना ये हर तरीके से सही है, रैशनल बिहेवियर कहेंगे अगर ये मेट्रो से जाता है। लेकिन वहीं पर अगर ये कार से जाता है सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं के अनुसार कि मेरे को कार चलाऊंगा, मेरा स्टेटस बड़ा बड़ा दिखेगा, मज़ा आएगा और मैं ऑफिस पहुंच के बहुत शानदार एंट्री मारूंगा, अगर ये सोच के कार में जाता है तो इसका बिहेवियर जो है रैशनल नहीं है। अब समझते हैं रैशनल बिहेवियर क्या है। देखो, रैशनल बिहेवियर वो बिहेवियर है, वो प्रोसेस है जहाँ पे हम जो एक्शंस ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, जिसके अंदर लॉजिक है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स है एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग है, ये सब चीज़ें अगर हैं तो हम उसको बोलते हैं रैशनल बिहेवियर। जैसे कि यहाँ पे राहुल ने किया, राहुल अगर मेट्रो से गया तो इसका मतलब ये रैशनल बिहेवियर हुआ, क्योंकि उसने बहुत लॉजिक के साथ सोचा मेरे पेट्रोल के पैसे बचेंगे, साथ ही साथ में 15 मिनट पहले ऑफिस भी पहुंच जाऊंगा, तो ये रैशनल बिहेवियर था। लेकिन वहीं पे अगर वो इमोशनल होकर पर्सनल बाइसनेस पे अपनी खुद की इच्छाओं के अनुसार ये फैसला लेता कि कार में तो मेरा स्टेटस बढ़ेगा और मज़ा आएगा, तो ये रैशनल बिहेवियर नहीं होता। समझ में आया? रैशनल बिहेवियर किसे बोलते हैं? जिसके अंदर बहुत सारे लॉजिक्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी थिंकिंग, सिस्टमैटिक थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, वही होता है रैशनल बिहेवियर। अब बात करते हैं इसी रैशनल बिहेवियर के क्राइटेरिया की। इसका क्राइटेरिया क्या है? तो अब बात करते हैं सबसे पहला लॉजिकली कंसिस्टेंसी और कोहेरेंस की। इसका मतलब पहला क्राइटेरिया रैशनल बिहेवियर का ये कहता है कि जो हमारे मोरल बिलीव्स है, प्रिंसिपल्स हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं ना, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने मान लिया कल हमने नहीं माना, हमारे अंदर से इंटरनल कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, जिसको हम रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज फॉलो कर लिया कल नहीं करेंगे, ठीक है। तो रैशनल बिहेवियर का पहला क्राइटेरिया यही कहता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है कि एक पर्सन है, वो दूसरों से अपने लिए रेस्पेक्ट की भावना नहीं एक्सपेक्ट करता, वो नहीं जानता कि मेरी कोई रेस्पेक्ट करे ना करे, बदले में मैं भी नहीं करूँगा, भाई मैं भी नहीं करूँगा। अगर ये नहीं कर रहा और ये मान के चल रहा है कि दूसरे भी ना करे, तो ये इसका बिहेवियर जो है रैशनल है। क्योंकि रैशनल क्यों है? क्योंकि लॉजिक है इसके बिहेवियर में। लॉजिक क्यों है? ना मैं खुद करूँगा ना मेरे को किसी से उम्मीद है, बात खत्म। लेकिन अगर यहीं पे दूसरी साइड में ये देखें, अगर ये खुद तो करता नहीं और दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखता कि दूसरे इसके साथ सही बिहेवियर करें, तो वो गलत होता, वो रैशनल बिहेवियर नहीं होता, वो कंसिस्टेंसी, लॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं होती, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया यही था। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसमें हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ यूनिवर्सल। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कोई प्रिंसिपल हमारे लिए सही है और कल वो ही प्रिंसिपल हमारे लिए गलत हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी प्रिंसिपल्स को स्विच नहीं करना चाहिए डेली बेसिस पर, जब तक कि हमें उनके पीछे का एक वैलिड रीज़न ना पता हो कि आखिर ये चेंज क्यों हुआ है। कोई अगर हमें वैलिड रीज़न नहीं है ना, तो हम
प्रिंसिपल्स को स्विच नहीं कर सकते, ठीक है। ये दूसरा क्राइटेरिया है हमारे रेशनल बिहेवियर का। अब तीसरे क्राइटेरिया में क्या है, जैसे कोई भी चीज़ है, अगर हम वो कोई भी चीज़ को स्थापित कर रहे हैं या फिर सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला, एम्पिरिकल एविडेंस होने चाहिए हमारे पास, और दूसरा कि हमारे पास सही और अच्छे रीज़न होने चाहिए उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या, हमारे पास हम एबल होने चाहिए एम्पिरिकल एविडेंस देने के और गुड रीजंस देने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि हर चिल्ड्रन डिज़र्व करता है, एजुकेशन डिज़र्व करता है, ठीक है। ये लाइन मैंने बोल दी, ये स्टेटमेंट है मेरी। तो अगर मैं ये लाइन बोल रही हूँ, ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि हर एक बच्चा एजुकेशन डिज़र्व करता है, तो इसके पीछे का सबूत क्या है कि हमारे आने वाले भविष्य के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, जो हमारे भविष्य को, जो हमारे देश को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, ये हुआ एविडेंस, ठीक है। अब बात करूँ इसके अच्छे रीजंस की, तो इससे क्या हो रहा है, अगर हर एक बच्चा एजुकेशन को डिज़र्व कर रहा है तो इससे इक्वालिटी प्रमोट हो रही है, ठीक है। ये है एविडेंस और गुड रीजंस। अब बात करते हैं फोर्थ क्राइटेरिया की। फोर्थ क्राइटेरिया कह रहा है कि जो भी हम मोरल वैल्यूज़ को अपना रहे हैं, हमारा जो भी बिहेवियर है, ठीक है, जो भी एथिक्स है, मोरालिटी है, हमारा जो बिहेवियर है ना, वो ऐसा होना चाहिए जो पब्लिकली इंटेलिजिबल और एक्सेप्टेबल हो। ऐसा नहीं वो हमारे लिए सही है तो भाई पब्लिक के लिए भी सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें ये हम बात करने वाले हैं कि एजुकेटेड पर्सन, मोरली एजुकेटेड पर्सन कौन है, आखिर कौन मोरली एजुकेटेड पर्सन है। तो ये रहे बेचारे हमारे भाई साहब पर्सन जी। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये मोरली एजुकेटेड है, तो सबसे पहला, अगर ये अंधाधुंध एकदम इनडिस्क्रिमिनेटली अपने एक्शंस को, अपने जो मोरल वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको नहीं फॉलो करते, तो हम कह सकते हैं मोरली एजुकेटेड है। मैंने क्या बोल दिया, अभी तक तो मैं कुछ और सिखा रही थी। मैं बोल रही हूँ कि अगर बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, मोरल एथिक्स वैल्यू ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन इनको अंधाधुंध फॉलो करना भी गलत है। वो कैसे, सपोज़ कि एक मरीज़ है, जो कि आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है, एक मरीज़ है और बहुत बीमार है, और डॉक्टर उसको एकदम सच बोलते हैं, क्योंकि सच बोलना तो सही है ना, मोरली ठीक है ना। तो डॉक्टर ने उसको सच बोल दिया कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो, अब तुम्हारे बचने की उम्मीद नहीं है, तो ये मोरली एजुकेटेड पर्सन नहीं कहलाएगा, क्योंकि कभी कभी हमें सच को छुपाना भी पड़ता है दूसरों के लिए, भले के लिए। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, उसका फ़ायदा देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं जिसको अंधाधुंध फॉलो नहीं किया जा सकता, और जो अंधाधुंध फॉलो करता है वो पर्सन भी मोरली एजुकेटेड नहीं है। नेक्स्ट का मतलब है कि हमें दूसरे के इंटरेस्ट को, राइट्स को, फीलिंग्स को ध्यान में रखना चाहिए। हम जैसे अपने परिवार की फीलिंग्स को समझते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझते हैं, वैसे ही अगर हम दूसरे के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हैं, उसके राइट्स को भी, उसकी फीलिंग को भी, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम मोरली एजुकेटेड पर्सन हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें पता है कि जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन को समझ रहे हैं, उसके सोशल एंड मोरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, उसके क्या परिणाम होने वाले हैं। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट थी और एक टीचर थी, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, और टीचर ने सच बोल दिया कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, एक तो तुमसे हो नहीं पाता, रहने दो, पेपर मत दो, तो क्या होगा, उसका मोटिवेशन लेवल एकदम डाउन हो जाएगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगी, उसके मोरल गिर जाएंगे। तो हमें ना सोशली भी और मोरली भी दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए चीज़ों के साथ डील करनी चाहिए, तभी हम मोरली एजुकेटेड पर्सन कहलाएंगे। तो ये थे पॉइंट। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मोरल बिहेवियर पे इफ़ेक्ट डालती हैं। एक पर्सन है, वो कुछ बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जो इसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि मोरल अवेयरनेस। इसको अवेयरनेस कितनी है उन मोरल वैल्यूज़ की, क्या अवेयरनेस ये जानता है कि जो भी ये एक्शन लेने वाला है उसका क्या रिजल्ट आने वाले हैं और क्या परिणाम होने वाले हैं। अगर ये जानता है तो इसका मतलब इसको अवेयरनेस है, इसके पास अवेयरनेस है उन सारे प्रिंसिपल्स की, वैल्यूज़ की, ठीक है। ये सोशली रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। अगर ये अपनी सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारियों को समझता है तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिससे इसके बिहेवियर में चेंज आ सकता है, ठीक है। अगर ये जस्टिस एंड फेयरनेस के प्रिंसिपल को समझता है कि जस्टिस क्या है, इक्वालिटी क्या है, वुमेन को कितना हक मिलना चाहिए, उसके साथ गलत हुआ है, तो ये सारी चीज़ों से ना इसका बिहेवियर, मोरली बिहेवियर चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर इसको पता है कि किसकी
ड्यूटी है, किसको अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसर करना। हम कोई काम कर रहे हैं तो किसको आंसर करेंगे। जैसे कि एक सिंपल सी बात है, एक जॉब चल रही थी, एक एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय ने कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है, तो अब वो आंसर किसको करेगा, अपने बॉस को करेगा। तो अगर इसको पता है ना कुछ गलत करके आंसर्स किसको करने हैं, किसकी क्या ड्यूटी थी, तो ये सारी चीज़ें भी इसके मोरल बिहेवियर में चेंज ला सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मोरालिटी एंड एथिक्स के बारे में। देखो, मोरालिटी एंड एथिक्स देखने में दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन अभी तक तो मैं सेम ही यूज़ कर रही थी। मोरालिटी, एथिक्स, वैल्यूज़, ये सब सेम ही तो लग रहा था, लेकिन अब डिफरेंस कहाँ से आ गया। तो देखो, अगर शब्द बनाए गए हैं ना तो उनकी नीड पड़ी होगी, उनकी ज़रूरत पड़ी होगी, तभी उस वर्ड को क्रिएट किया गया है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम अलग अलग वर्ड को एक ही जैसी मीनिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर हम बहुत डीपली जाके इन दोनों को निकालते हैं, खोजते हैं ना, तो इनका मतलब थोड़ा थोड़ा अलग भी हो सकता है। वैसे तो बात तो वही वैल्यूज़ की हो रही है, प्रिंसिपल्स की हो रही है ना, इन सब की हो रही है, लेकिन ये दोनों वर्ड ना थोड़े थोड़े डिफरेंस हो सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा डीपली घुस के देखते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने बोला कि ना, मुझे ना मेरे दोस्त पर फेथ है। कभी सुना ये सेंटेंस, मेरे दोस्त पर फेथ है? हाँ, ये बोल सकते हैं कि मुझे मेरे दोस्त पर ट्रस्ट है। यहाँ पे फेथ और ट्रस्ट दोनों अलग अलग आ गया, दोनों में डिफरेंस दिखाई दे गया कि हाँ, फेथ अलग हो सकता है और ट्रस्ट अलग। लेकिन अगर यही बात मैं भगवान के लिए बोलूँ और अल्लाह के लिए बोलूँ कि मुझे फेथ है गॉड में, ठीक है, और यही बात मैं बोलूँ कि मुझे ट्रस्ट है गॉड में, तो देखो यहाँ पे एक सिचुएशन, एक केस में क्या आई, इनकी जो मीनिंग थी वो अलग अलग हो गई, ठीक है। एक सिचुएशन क्या आई जब इनकी मीनिंग बिल्कुल सेम हो गई। तो ऐसे ही ना, अगर शब्द बनाए गए हैं ना तो उनकी ज़रूरत पड़ी होगी तभी बनाए गए हैं। तो अब उसी चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं कि मोरालिटी एंड एथिक्स में थोड़ा थोड़ा क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं ना, मॉरल्स, मोरालिटी, इन सब की, तो ये ना थोड़ी ना एक इंसान से रिलेटेड होती हैं, मतलब उसके व्यक्तिगत नेचर से रिलेटेड होती हैं। लेकिन एथिक्स हमारे समाज से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? हमारे समाज से। ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को कवर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाज को कर रहे हैं, ठीक है। अब बात समझते हैं इसके डिफरेंस को। तो सबसे पहला डिफरेंस ये कहता है कि जो मोरालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग हो सकती है। एक इंडिविजुअल के लिए कुछ वैल्यूज़ अलग होंगी, मोरल वैल्यूज़, और किसी के लिए कुछ वैल्यूज़ अलग होंगी। वहीं पर जो एथिक्स होता है ना, ये एक फॉर्मल सिस्टम है बिलीव्स का, जो हमारे बिहेवियर को गाइड करता है, ठीक है। देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ। अब जो शराब पीना, एक व्यक्ति शराब पी रहा है, ठीक है, तो भाई वो तो अपने अधिकारों को पूरा कर रहा है ना, वो अपने मन को तो नहीं मार रहा ना, अपनी चीज़ों को पूरा कर रहा है, शराब पी रहा है खुशी खुशी। तो ये मोरालिटी हुई कि वो अपनी चीज़ों को पूरा कर रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है, जो उसके लिए सही है वो कर रहा है, ये मोरालिटी है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को अगर समाज के तौर पे देखें, अगर हम बोले कि वो शराब पी रहा है, तो समाज के तौर पे इस चीज़ को ना गलत ठहराया जाएगा कि वो शराब पीता है ना। लेकिन एक तरफ ये भी तो देखो, उसके लिए वो सही चीज़ है, वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। तो कहीं ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं पर्सनल लेवल पे, कुछ चीज़ें हो जाती है सामाजिक लेवल पे, ठीक है। तो मोरालिटी वही पर्सनल है, और एथिक्स जो है ना वो थोड़ा सा सोसाइटी पे बेस्ड है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा कि ये जो मोरालिटी होती है ना वो एक इंडिविजुअल पे अप्लाई होती है। ऐसे तो हम समाज पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें डिफरेंस पढ़ने हैं ना, तो हम समझते हैं मोरालिटी एक इंडिविजुअल पे ही अप्लाई होती है, जैसे कि मैंने अभी शराब का एग्जांपल दिया। वहीं पे एथिक्स की बात करूँ तो एथिक्स ना ग्रुप पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, इन सब पे अप्लाई होता है। ये ज़्यादा पार्ट को कवर कर रहा है, ये थोड़े पार्ट को कवर कर रही है। ये इसमें क्या चीज़ें आती हैं, हमारी इनर वैल्यूज़ आती हैं, जो हमें अंदर से गाइड कर रही होती है, हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है, मुझे ऑनेस्ट रहना है या नहीं रहना, ये मेरी वैल्यू है, ठीक है। मुझे अंदर से बोला जा रहा है कि हाँ, मुझे ईमानदारी दिखानी है, सच बोलना है, ये हो गई मेरी इनर वैल्यू। एक्सटर्नल नॉर्म्स मतलब जो हम बाहरी चीज़ों को देखते हुए प्रभावित होते हैं, जैसे कि सोशल जस्टिस हो गया, हम समाज में इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमें एक्सटर्नल नॉर्म से इन्फ्लुएंस करती हैं, एक्सटर्नल नॉर्म्स यहाँ पे हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अभी एग्जाम्पल समझेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अच्छा, अब ये ना जो मोरालिटी है ना, ये करेक्टर बेस्ड है, हमारे करेक्टर को डेवलप कर रही है। जैसे कि हमने शुरुआत में भी पढ़ा था, ऑनेस्टी को, इंटीग्रिटी को, हमारे डिसिप्लिन को, सेल्फ डिसिप्लिन को, ये सारी चीज़ों को पे बेस्ड है मोरालिटी। वहीं एथिक्स किस पे बेस्ड है? हमारी जिम्मेदारियों पे, कि हमें ये करना है, अपने समाज के प्रति हमें जिम्मेदार रहना है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठानी है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि एक इंसान को ज़रूरत थी हेल्प की, ठीक है, उसके पर्स खो गया था, तो हमें अंदर से भावना आ रही है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमने किसी को देखा लाचारी में और हम उसकी मदद करने चले गए, ये हमारी इनर वैल्यू थी, ये हमारी मोरालिटी थी। वहीं पर अगर मैं बात करूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की और एथिक्स की ना, तो एक डॉक्टर को अपने पेशेंट के साथ कॉन्फिडेंशली डील करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, उसको अच्छे से इलाज करना पड़ेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एथिक्स का, जो समाज को लेके चल रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा पर्सनल लेवल पर नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल नॉर्म से इन्फ्लुएंस है। तो ये थे डिफरेंस। अब बात करते हैं डिफरेंट फैटिस ऑफ मोरालिटी की। फैटिस का मतलब क्या होता है? फैटिस का मतलब होता है डायमेंशंस। तो इस टॉपिक के अंदर हम मोरालिटी की डायमेंशंस पढ़ने वाले हैं। मोरालिटी की 3 डायमेंशंस दी हैं, किसने? हर्ष एट एल ने 1979 में 3 डायमेंशंस दी हैं। कैसे दी हैं वो 3 डायमेंशन? पहले उन्होंने एक स्टोरी, स्लॉटिन की एक स्टोरी यहाँ पे कवर की है, उन्होंने बताया स्लॉटिन की स्टोरी के बारे में। उसके बाद उस स्टोरी से ना उन्होंने 3 डायमेंशंस निकाली हैं, किसकी? मोरालिटी की, 1979 में। ठीक है, तो अब समझते हैं वो स्लॉटिन की क्या स्टोरी रही थी। तो जो स्लॉटिन थे ना, वो एक वैज्ञानिक थे। क्या थे वो? एक वैज्ञानिक थे। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एटॉमिक बम के ऊपर। ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट में प्लूटोनियम था। ठीक है, अब वो प्लूटोनियम के साथ क्या कर रहे थे? एटॉमिक बॉम्ब की रिएक्शन जो भी वो कर रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब वो क्या कर रहे थे? उन छोटे छोटे टुकड़ों को धीरे धीरे, प्लूटोनियम के छोटे छोटे टुकड़ों को उस बम के पास ले जा रहे थे, मास को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तभी क्या होता है कि उनके हाथ से एक स्क्रू ड्राइवर होता है, वो गिर जाता है, और गिरने के बाद जो प्लूटोनियम होता है ना, और उसके जो पीसेस होते हैं, वो एकदम क्लोज आ जाते हैं एक साथ, और इससे क्या होता है? रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन होने से क्या होता है? रूम में वो रिएक्शन पूरी तरह से भर जाता है। अब उन्हें पता था कि अगर मेरे साथ जो इंसान काम कर रहे हैं, मेरे 7 लोग थे, उन्हें पता था कि अगर ये रिएक्शन फैलता गया तो यहाँ पे इन 7 लोगों की मौत पक्की है। ठीक है, उन्होंने पूरा मतलब सिचुएशन को एनालाइज किया। उन्होंने जल्दी से, सडनली, इंस्टेंटली उन्होंने क्या किया? अपने हाथों को आगे बढ़ाया और प्लूटोनियम को अपने हाथ में, नंगे हाथों में पकड़ लिया, और जिससे जितने भी लोग थे वहाँ के, सबकी लाइफ बचा ली। जो भी रिएक्शन हुआ उससे उन्होंने बचा लिया सबको, उस प्लूटोनियम को अपने नंगे हाथों से पकड़ के। ठीक है, अब इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, ये बताया गया है स्लॉटिन की इस कहानी से, कि यहाँ पे ना 3 चीज़ों का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन निकल के आया है। एक आया है केयरिंग, एक आया है जजिंग, और एक आया है एक्शन, रिसोल्यूट एक्शन। इन तीनों का कॉम्बिनेशन स्टोरी में है। उन्होंने सबसे पहले केयर दिखाई अपने सहपाठियों के लिए, फिर उन्होंने उस सिचुएशन को पूरी तरह से जज किया, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यहाँ पे सबके साथ सबकी जान जा सकती है, रिएक्शन फैल सकता है और सब मर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जल्दी से सिचुएशन को जज किया और उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया अपने नंगे हाथों से उस प्लूटोनियम को पकड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे वही 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं। सबसे पहले केयरिंग का मतलब क्या होता है? केयरिंग का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना। जैसे कि स्लॉटिन की कहानी में हुआ था, उन्होंने अपने 7 लोगों के लिए केयर दिखाई, उनकी मदद करने का फैसला लिया, अंडरस्टैंड किया पूरी तरह से सिचुएशन को, और केयर दिखाई। ऐसे ही जजिंग में क्या किया? उन्होंने सिचुएशन को साइज अप किया, और उन्होंने जितना जल्दी हो सके उसको पूरे तरीके से इवैल्यूएट करके जल्दी से एक्शन ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी वर्ड सुना सुना लग रहा है, सुना तो है। डेमोक्रेसी जो वर्ड है ना, वो निकल के आया ग्रीक वर्ड से, ग्रीक के 2 वर्ड से, डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल, एंड क्रेटोस का मतलब होता है रूल। तो इस पूरे शब्द का जो मतलब बना, वो बना रूल बाय पीपल। मतलब कि ऐसी जगह, ऐसा एरिया जहाँ पे जो पीपल हैं वो रूल कर रहे हैं, उसे ही बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, समझ में आया कि डेमोक्रेसी की शुरुआत कहाँ से हुई। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि ये निकल के कहाँ से आया, इसका बर्थ प्लेस क्या था। तो देखो, एथेन एक शहर है, वहाँ पे सबसे पहले
डेमोक्रेसी को देखा गया था। ईसा के जन्म से 500 साल पहले एथेंस शहर के अंदर डेमोक्रेसी को देखा गया था। वहाँ पे क्या होता था, छोटी सी पॉपुलेशन होती थी, इंसान ज़्यादा थे नहीं। तो अब वो क्या करते थे, वो छोटे से एरिया में जो भी छोटी सी पॉपुलेशन थी वो सारे लोग मिल के अपने फैसले ले लेते थे, बाकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक डिसीजन निकाल लेते थे। तो वहाँ पे पता लगा कि लोगों ने अपने लिए अपने फैसले लिए, ठीक है, उन्हें फ्रीडम थी। तो यहाँ पे उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन था किसी भी फैसले को लेने के लिए। वहाँ पे आपस में सोचते विचारते और फिर वो अपने लिए फैसले लेते, ठीक है। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी को एथेंस शहर में देखा गया, तो ये बहुत पुरानी बात है। तो वहीं से डेमोक्रेसी का जन्म हुआ, धीरे धीरे डेमोक्रेसी शेप लेता गया। और आज जब हम डेमोक्रेसी को मानते हैं ना, तो डायरेक्टली तो नहीं मानते, लेकिन इनडायरेक्ट, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने लिए सरकार चुनते हैं, फिर वो सरकार उन लोगों के लिए फैसले लेती है, उनके लिए अच्छे काम करती है। तो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन हो गया लोगों का, ठीक है, क्योंकि इतने बड़ी आबादी है, इसमें सारे लोग इकट्ठा हों और फैसला ले, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये होता है आज की डेट में। तो एथेन ने क्या बनाया, जो एथेन सिटी थी उसने क्या बनाया, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया, एक ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट बनाया जहाँ पे जो फाइनल अथॉरिटी थी ना, वो ना पीपल के हाथ में दे दी, बजाय इसके कि वो सिंगल पर्सन को देते जो उनके लिए फैसले लेता, या कुछ लोग उनके लिए फैसले लेते, उनको छोड़कर जो अथॉरिटी मिली फैसले लेने की, वो सारे पीपल मिलकर लेते थे। तो यहीं से निकल के आया डेमोक्रेसी। अब जो फिलिप जी स्मिथ है ना, उन्होंने डेमोक्रेसी की जो फीचर्स हैं वो बताए हैं कि पहला फीचर यह है डेमोक्रेसी का, यहाँ पे हर एक सिटीजन को राइट है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेमोक्रेसी के केस में लोगों का तंत्र होता है, लोगों का राज होता है, तो हर एक के पास राइट है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने मैटर्स को सॉल्व करने की, और उसके लिए एक लॉफुल गवर्नमेंट भी बनाई गई है। दूसरा कि ये बताया गया है डेमोक्रेसी में कि जो पब्लिक्स मैटर होंगे और प्राइवेट मैटर होंगे उनको अलग अलग रखा जाएगा। गवर्नमेंट उनके प्राइवेट मैटर्स में नहीं घुस सकती, यहाँ पे सेपरेट रहेंगी चीज़ें, ठीक है। यही थर्ड पॉइंट में भी बताया गया है कि जो प्राइवेट मैटर्स होंगे ना, उसको खुद ही वो लोग ही क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, उसके सोशल मोरल कोड्स को देखते हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो देखेंगे और अपने लिए फैसले ले लेंगे। ये थी फीचर ऑफ डेमोक्रेसी जो फिलिप जी स्मिथ ने बताए थे। चलिए अब बात कर लेते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी की। क्या आखिर आज की डेट में डेमोक्रेसी कैसी है, कैसे वो शेप लेती गई, बदलती गई, कैसे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे लेकिन अब इनडायरेक्ट करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट रहा, ये सारी बातें इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पर सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इक्वालिटी है, हर एक चीज़ में सबको हक दिया जा रहा है, सबको राइट है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। वो अपने फैसले ले सकते हैं, अपने लिए अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं, लोगों का कल्याण हो सकता है। इन सारी चीज़ों से मिलकर बनी हमारी डेमोक्रेसी। अब जो अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था कि बहुत अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर डेफिनेशन मानी जाती है कि अब्राहम लिंकन के द्वारा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा सरकार, और फॉर द पीपल, लोगों के लिए सरकार। तो बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पॉपुलर है ये वाली, समझ में आया, मतलब लोगों की सरकार और लोगों द्वारा सरकार और लोगों के लिए सरकार, ये लाइन कहती है। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है, जो आए दिन चेंज होता रहता है। ये ऐसा प्रोसेस नहीं है जो फ्रोजन, बिल्कुल राजनीतिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल ऑर्डर में जकड़ा हुआ समाज नहीं है। ये डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो कि बदलती रहती है, शेप लेती रहती है, जिसमें लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल हक दिए जाते हैं, उससे बोलते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अपने राज्य के अधिकारों का निर्माण नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बल्कि हम उस व्यक्ति का, उसकी कैपेबिलिटीज़ का, उसकी एबिलिटीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति कर रहे हैं, मैक्सिमम फुलफिलमेंट सिक्योर कर रहे हैं। यही डेमोक्रेसी का मतलब है, ठीक है। मतलब कि उनकी समानताओं को, उनकी एबिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, ना कि राज्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही ऑब्जेक्टिव है हमारी डेमोक्रेसी का। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी की। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? तो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है, वो आता है रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी,
इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअलिटी का सम्मान करो। इंडिविजुअलिटी मतलब जितने भी पर्सन है, ये जितने भी पर्सन है पर्सनली इनका रिस्पेक्ट करो। अब इसमें क्या बोला गया है कि अगर हम ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कोई हमारा सम्मान करे, हमारे इंटरेस्ट को देखे, हमारे राइट को देखे, तो हमें वैसे ही पूरे समाज में हर एक इंसान के, हर एक इंडिविजुअल के राइट को, रिस्पेक्ट को, इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, हमें उन सबको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तभी हम बदले में ये भावना रख सकते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें। तो डेमोक्रेसी का पहला प्रिंसिपल यही कहता है कि हमें हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और फिर बदले में उनसे फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि वो भी हमारे हितों की रक्षा करे, हमारे इंटरेस्ट को समझे। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा ऊंचे पद पर है, स्टेटस पे उसका हाई स्टेटस है या अमीर है, इस वजह से हमें उनकी क्या नहीं करनी है, रिस्पेक्ट नहीं करनी है, बल्कि इस वजह से करनी है कि वो एक इंसान है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमें हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम धर्म, प्रॉपर्टी, स्टेटस, कलर, इन सबको त्याग के, इन सबको छोड़ के, धर्मों को छोड़ के, पॉवर्टी, गरीबी को छोड़ के, स्टेटस को छोड़ के, कलर्स को छोड़ के, इन सब को, ऊंच नीच, जाति धर्म सबको छोड़ के अगर किसी भी इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करते हैं तो ही डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, तभी ये चीज़ मॉरली सही है। ठीक है, जॉन डेवी ने भी यही कहा था। जॉन डेवी ने कहा था कि अगर इंसान के कार्य, जो भी इंसान है, जो भी इंडिविजुअल है, इसके कार्य अगर समाज को नुकसान दे रहे हैं, ये कुछ भी काम कर रहा है, इसके काम अगर समाज को नुकसान दे रहे हैं ना, तब गवर्नमेंट आएगी और अपनी टांग अड़ा लेगी। लेकिन अगर कुछ ये ऐसा कर रहा है जो जिससे समाज को नहीं हानि पहुंच रही, तो फिर गवर्नमेंट का कोई हक नहीं बनता इसके बीच में टांग अड़ाने का। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल तो यही कह रहा था कि हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करो। अब दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस इन ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें हर एक की ह्यूमन इंटेलिजेंस पे विश्वास रखना होगा, कॉन्फिडेंस जताना होगा। ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत तरीके के लोग होते हैं, अब उनसे हम उनकी सोचने की एबिलिटीज़ नहीं छीन सकते। ठीक है, वो कुछ सोच रहे हैं और उसको ही हम डिमोटिवेट कर दे तो ऐसा नहीं कर सकते। हर इंसान का आईक्यू लेवल अलग होता है, सोचने की क्षमता अलग होती है, ये सारी चीज़ें अलग होती है। तो हमें हर एक की ह्यूमन इंटेलिजेंस पे अपना कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी उसकी। और जो इसकी बिल्कुल ही मतलब इंटेलिजेंस बेकार है, जो बिल्कुल ही आईक्यू लेवल में ज़ीरो है, उसको भी पार्टिसिपेट करने का मौका देना पड़ेगा। अब जो हमारा सोसाइटी है उसमें बहुत तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं स्पेशलिस्ट, जो किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, और एक होते हैं साइंटिस्ट, जो कि हमारी चीज़ों के लिए नया नया इन्वेंशन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों को ही हम सिर्फ ऊंचा माने और दूसरों को नीचा मान रहे हैं, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं दे रहे, इक्वल अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे, वो राइट ही नहीं दे रहे, उनसे उनका हक छीन रहे हैं, उनकी सोचने की जो क्षमता है वो छीन रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यही कहता है डेमोक्रेसी का दूसरा प्रिंसिपल कि हमें हर एक ह्यूमन इंटेलिजेंस पे अपना कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, तीसरा वही कहता है कि राइट जो हमें मिल रहे हैं वो तो ठीक है, हमें राइट मिलने चाहिए, सबको सारे हक मिलने चाहिए, सारी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी सोसाइटी के प्रति। ठीक है, अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेशन करना चाहिए हमें, जैसे कि समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाना। ठीक है, अपने जितने भी देश में लोग हैं उनकी रक्षा करना, और जितने भी जैसे कि गण मन हो गया, एंथम हो गई, नेशनल एंथम हो गई, क्योंकि वही हमारा देश है तो हमारे अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए जब हम अपने देश की चीज़ों को समझ रहे हैं। कोई कुछ बोल दे तो हमें सबसे पहले ये भावना आ जानी चाहिए कि ये कितना गलत बोल रहा है हमारे देश के लिए। ठीक है, वहाँ पे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो करें, राइट के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती हैं। और ये सारी चीज़ें हमें स्कूलों से, बचपन से ही सिखाई जाती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, देश के प्रति रक्षा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ये सारे फ़र्ज हमारे हैं। यही थे 3 प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसमें फर्स्ट था कि इंडिविजुअल की रेस्पेक्ट करो, दूसरा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस पे अपना विश्वास दिखाओ, तीसरा कि हमारे राइट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी इन एजुकेशन में। डेमोक्रेसी एजुकेशन में क्या मतलब है? देखो, आप मानो मत मानो, लेकिन ये बात सच है कि जो भी एक एजुकेटेड सोसाइटी है ना, जहाँ पे भी एक एजुकेटेड सोसाइटी होगी, वहाँ पे जो रिलीजियसिटी होगी, धार्मिकता होगी ना, वो कम होगी। पढ़ा लिखा लोग ना ज़्यादा सोचते हैं।
ठीक है। और वहीं पे जो धार्मिकता होती है, धर्म वाली चीज़ें हो जाती हैं, वही कम हो जाती हैं अगर ये सोसाइटी एजुकेटेड है। तो ये जो एजुकेटेड है ना, तो ये समझ पाते हैं कि हमें भेदभाव नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, हमें ये सारी चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वहीं पर अगर दूसरी साइड देखें ये कि ये अनपढ़ सोसाइटी है, एजुकेटेड नहीं है, तो ये एजुकेटेड नहीं है ना, तो ये मतलब रिलीजियसिटी ज़्यादा होगी। रिलीजियसिटी ज़्यादा होगी तो ये जो धर्म वर्म पे लड़ाइयाँ होती है, ये सारी चीज़ें जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, तुम ऊँचे हम नीचे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो कहीं ना एजुकेशन ना डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे रहा है, उन हर एक इंसान को समान बना रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, ठीक है, इक्वालिटी दे रहा है। क्या? एजुकेशन। एजुकेशन से हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, और हमारा समाज डेवलप होता जा रहा है। डेवलप होने से क्या हो रहा है कि ये जो जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो रही हैं। अभी मैंने वही लिखा है, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो एजुकेशन है ना, वो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है। वो बताती है कि जो सेक्स है, कलर है, रेस है, रिलीजन है, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब के अलावा हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी जो देती है वो होती है हमारी एजुकेशन। और एजुकेशन से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी बढ़ती है, डेवलप होता है हमारा एरिया। वो हमें ये सिखा रही है कि हमें सेक्स के बेसिस पे भेदभाव नहीं करना, कलर के बेसिस पे भेदभाव नहीं करना, रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव नहीं करना। ये सारी चीज़ें हमारी एजुकेशन सिखाती है कि कितना ज़रूरी है समाज का हिस्सा बन के रहना, ठीक है। अब बात करूँ इक्वालिटी इन एजुकेशन की, तो देखो इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या? हम इतनी देर से ये पढ़ते आ रहे हैं कि सबको इक्वालिटी दो, इक्वल हक दो, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, इक्वल राइट दो, इक्वल, हम बहुत देर से ये पढ़ते आ रहे हैं कि सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बट अगर हम बहुत लॉजिकली ये सारी चीज़ें अप्लाई कर देना तो हम गलत हो जाएंगे। पता है कैसे? एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ। जैसे एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा निर्दोष है, और एक है जो दोषी है, जो क्रिमिनल है, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति है, अगर हमने बोला कि इक्वालिटी अप्लाई कर दो, तो फिर तो निर्दोष व्यक्ति को सज़ा ही नहीं दी जाएगी, क्योंकि भाई हम चाहेंगे कि इक्वालिटी मिले, सबको समान दर्जा मिले, इसको भी सज़ा ना मिले, इसको भी सज़ा ना मिले। तो ऐसा पॉसिबल है? अगर हम बहुत लॉजिकली इक्वालिटी को मतलब लागू करने लग जाएंगे ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये चीज़ें भी गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो हर एक के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं कि सबके साथ समान व्यवहार करो, इक्वल बिहेव करो, नहीं। जो निर्दोष है उसको सज़ा मत दो, जो दोषी है उसको सज़ा दो। यहाँ पे होगी इक्वालिटी। ऐसा ही एजुकेशन में इक्वालिटी का मतलब क्या है कि जो भी इतनी सारी एजुकेशन है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ कोर्स करता है, कोई कुछ कोर्स करता है, उन सब की जो प्रोसीजर होते हैं, कंटेंट होती हैं, जो टेक्निक होती है इवैल्यूएट करने की, टीचिंग टेक्निक होती है, मेथडोलॉजी होती है, ये सब अलग अलग होती है। इस सेंस में हमें सबको डिफरेंट ट्रीट करना पड़ता है, डिफरेंटली अप्रिशिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम इस केस में इक्वल नहीं दे सकते। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात लूँ, हम कह दें कि सबको समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब एचआर की पोस्ट सबको दे दो। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। हम एचआर की पोस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर सबकी जो कैपेबिलिटीज़ है, जो उनका इंटेलिजेंस है, वो सब कुछ अलग है, अलग अलग लेवल पर है। तो वही बताया गया है कि इक्वलिटी इन एजुकेशन का मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, इक्वल राइट देना है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करना। एक्सेसिबिलिटी का मतलब कि ऐसा भी करना है कि वो एजुकेशन तक पहुंच सके, ठीक है। एजुकेशन तक पहुंचने का मतलब कि देखो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, ठीक है, जो पढ़ सकते हैं उनके लिए प्राइवेट स्कूल है, जो फीस भर सकते हैं उनके लिए प्राइवेट स्कूल है। लेकिन जो नहीं पढ़ सकते, जो फीस वगैरह नहीं दे सकते, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है और उनके लिए सरकारी स्कूल खोले गए हैं। तो यहाँ पे आ गई इक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे आ गई इक्वल राइट। सबकी जो बुद्धि है, सबकी जो चीज़ें हैं ना, वो अलग अलग हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है रिजर्वेशन पॉलिसी। जब ST इन सब के साथ भेदभाव किया जाता था, तो इनको एक रिजर्वेशन पॉलिसी मिले। इनके लिए पहले से ही सीटें जो हैं रिजर्व होती हैं, ताकि हम इक्वालिटी को प्रमोट कर सकें। इक्वालिटी का मतलब वो नहीं था जो मैंने समझाया कि दोषी को भी सज़ा मत दो, ये सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। हम ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, बिल्कुल लॉजिकली ट्रीट नहीं कर सकते।
तो इक्वालिटी ना किस पे डिपेंड होती है, हमारी सिचुएशन पे डिपेंड होती है। अब बात करते हैं फ्रीडम इन एजुकेशन की। फ्रीडम इन एजुकेशन का मतलब होता है कि हम ज़्यादा किसी से फ्रीडम छीन भी नहीं सकते और ज़्यादा किसी को फ्रीडम दे भी नहीं सकते। अब एक बच्चा है, उसने बोला मुझे फ्रीडम चाहिए तो मैं तो घर से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं रात भर घर में नहीं आऊँगा, तो इसका मतलब ये कोई सेंस नहीं हुआ, ये कोई फ्रीडम नहीं हुई कि एक छोटा सा बच्चा बाहर चला गया और पूरी रात घर नहीं आएगा। इसे फ्रीडम नहीं कहते। जहाँ पे फ्रीडम का मिसयूज़ होने लगे ना, वो ऐसी जगह पे फ्रीडम को रोक लेना ही समझदारी है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी आपकी खुद की फ्रीडम हमारी पूरी सोसाइटी को और दूसरे इंडिविजुअल को नुकसान देने लगे, तो उसे फ्रीडम नहीं बोलेंगे, ठीक है। उस चीज़ को हम फ्रीडम में काउंट नहीं करेंगे। अगर कोई पर्सन है जिसको चोरी करना, धोखाधड़ी करना, ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो कहता है कि मुझे फ्रीडम के नाम पे ये चीज़ें करनी चाहिए, तो यहाँ पे हम चीज़ों को रोक लेंगे, यहाँ पे नहीं करने देंगे, क्योंकि ये कोई फ्रीडम नहीं है, ये गलत चीज़ है, ठीक है। वहीं पे अगर फ्रीडम ये है कि अपने स्टूडेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, तो ये इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमारी जो फ्रीडम है उसको हम बढ़ावा देंगे। तो कहीं कहीं पे ऐसी भी फ्रीडम आती है जिसको हम बढ़ावा नहीं दे रहे होते, कहीं कहीं पे ऐसी भी फ्रीडम आती है जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा दे देते हैं तो वही लोग क्या करते हैं, उसका मिसयूज़ कर लेते हैं। अब जो हमारी एजुकेशन है ना, उस पर फ्रीडम का मतलब इतना है कि छूट दे दो पढ़ने की, इसका कोई सेंस नहीं है। बल्कि उसके अंदर अगर किसी भी इंसान के अंदर उसको यूज़ करने की एबिलिटी है ना, तो उसे बोलेंगे फ्रीडम। तो ये थे फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हमारे कल्चर की। कल्चर क्या होता है? जो कल्चर वर्ड है हमारा, वो निकला है लेटिन वर्ड से। एक लेटिन वर्ड था कल्चुरा, उसी से क्या निकला, हमारा कल्चर निकला। अब लेटरिंग वर्ड नहीं था, लेटिन वर्ड था जिससे हमारा कल्चुरा निकला था। अब जो कल्चुरा निकला वो किससे निकला? कॉलेरा से। कॉलेरा से, ठीक है। तो समझ में आया, कॉलेरा से कल्चुरा निकला और उसके बाद कल्चर निकला। अब कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है टू कल्टीवेट, मतलब कि खेती करना, ठीक है। अब खेती करने को हम कल्चर में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये तो मज़ा नहीं आया। तो इसको समझने के लिए आप समझिए कि पहला क्या होता था। पहला हम कोई भी लोग ना एक जगह पे टिकते नहीं थे, रहते नहीं थे, तो क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने खेती करने के लिए एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे जब रहना शुरू कर दिया तो वहाँ के हिसाब से लोग कपड़े पहनने लग गए, बोलने लग गए, अपना खाना वाना, अपने फूड, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को वो डेवलप करते गए और वहीं से निकल के आया हमारा कल्चर। अगर जो लोग थे वो एक जगह पर जब स्थायी रूप से रहने लग गए, उस चीज़ ने कल्चर को डेवलप कर दिया, ठीक है। यहाँ से निकला था कल्चर। लेकिन जो वर्ड था वो किससे निकला था? कल्चुरा से निकला था, और कल्चुरा का मतलब खेती करना। अब टेलर के द्वारा 1974 में एक बहुत ही एक्सेप्टेड डेफिनेशन दी गई थी। वो क्या थी, चलिए पढ़ते हैं। उसका मतलब ये था कि कल्चर को कैसे डिफाइन किया था टेलर ने। टेलर ने बोला था कि ये ना सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर। ह्यूमन सोसाइटी एक ह्यूमन सोसाइटी है, उसके अंदर जो भी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एक ह्यूमन कर रहा है, बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा है, उसी को हमने कल्चर बोल दिया। वो कैसे बोल दिया? सेट ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या, देखो, कपड़े पहन रहा है, कौन सी भाषा बोल रहा है, कौन से त्योहार मना रहा है, कौन सा म्यूजिक इस्तेमाल कर रहा है, कौन से कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, ये सारी उसकी जो भी एक्टिविटी थी उस सोसाइटी के अंदर, वहाँ से निकल के आया कल्चर। वही कल्चर कहलाता है, यही तो कहलाता है, यही तो है ना हमारी संस्कृति। जो भी हम ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, जो भी म्यूजिक फॉलो करते हैं, जो भी फेस्टिवल फॉलो करते हैं, जो भी भाषा बोलते हैं, जो भी कपड़े पहनते हैं, तो यही होता है हमारा कल्चर। कल्चर क्या है? कल्चर वो सेट ऑफ आइडिया है, बिलीव है, वैल्यू है, नॉलेज है, बिहेवियर है, एजुकेशन है, जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर होता है, उसे ही बोलते हैं कल्चर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका कल्चर हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि ज्योग्राफिक बेस्ड पे, ज्योग्राफी मतलब अलग अलग एरिया के बेस पे क्या इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस होता है? तो बहुत बड़ा जवाब आने वाला है, हाँ बिल्कुल होता है। ज्योग्राफी के बेस पर भी इंडिया का जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस होता है। जहाँ पे ठंडा वाला इलाका है वहाँ पे लोग गर्म कपड़े पहनते होंगे, मोटे कपड़े पहनते होंगे। वहीं पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे ठंडे कपड़े पहने जाते होंगे। तो जगह के हिसाब से भी हमारा कल्चर डाइवर्स हो सकता है। हमारी कंट्री की जो डाइवर्स ज्योग्राफी है, हमारी कंट्री की जो डाइवर्स ज्योग्राफी है, अलग अलग जगहें हैं ना, उसने हमारे कल्चर को शेप दी है, हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे वैल्यूज़ को, हमारे कस्टम्स को चेंज कर दिया है। यहाँ पे जो भारत में रह रहा है वो अलग तरीके से, अलग पहनावे के साथ, अलग कल्चर के साथ रह रहा होगा, और जो यहाँ पे रह रहा है वो अलग तरीके, अलग पहनावे, अलग कल्चर के साथ रह रहा होगा। तो हमारे इंडियन कल्चर को पूरी तरह से जो बदल देता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो हमारी ज्योग्राफी होती है, हमारा एरिया होता है। चलिए समझते हैं वो कैसे। देखो,
इंडिया में ना अलग अलग तरह की लोकेशंस हैं, जैसे कि माउंटेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। माउंटेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया मतलब नॉर्थ इंडिया के जो माउंटेन्स हैं, हिमालयाज हैं, जहाँ पे पर्वत है, ये सारी जो जगहें हैं ना, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ का जो पहनावा है, वो अलग होने वाला है। ठीक है, वहाँ पे सलवार कमीज़ को पहना जाता है, डांस में कथक घूमर इन सबको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। वहीं पे कोस्टल रीजन की बात करूँ तो कोस्टल रीजन का भी पहनावा अलग हो सकता है। ठीक है, कोस्टल रीजन में भी लोगों का जो भाषाएं हैं, फूड है, वो अलग हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही नॉर्थन प्लेन की बात करूँ तो नॉर्थन प्लेन्स के अंदर दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है, व्हीट राइस, तंदूरी चिकन, बिरयानी, ये सब चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ का कल्चर भी अलग हो जाता है सिर्फ और सिर्फ इसकी ज्योग्राफी की वजह से। ऐसे ही सेंट्रल का भी, ऐसे ही साउथ इंडियन प्लेट्यू का भी। ठीक है, तो ये जगहों के हिसाब से कल्चर बदलता रहता है। ये वाले पॉइंट्स के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है कि ज्योग्राफी के हिसाब से क्या क्या चीज़ें बदलती है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों का एग्रीकल्चर, खेती किस तरीके से होनी है, कहाँ पे कौन सी फसल उगाई जाती है, खाना किस तरीके का है, वो बदल जाता है पूरा। उनके फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशन में अंतर आ जाता है, कोई कोई सा त्यौहार मनाता है, कोई कोई सा त्यौहार मनाता है। ऐसी उनकी लैंग्वेज, उनका पूरा लिटरेचर बदल जाता है, उनके म्यूजिक्स, उनके डांस बदल जाते हैं, उनके रिलीजन एंड फिलोसफी बदल जाती है सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी की वजह से। ठीक है, तो ज्योग्राफी बहुत बड़ा असर डालती है इंडिया के कल्चर पर। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर जिसको इंटरेस्ट होगा ना, तो उसके लिए एक बहुत मज़ेदार टॉपिक है। लेकिन हमें मज़ेदार नहीं लगेगा, वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये सिर्फ 2-3 लाइनों में मैंने बता रखा है। लेकिन आप खुद इमेजिन करो, इतने सारे साल, इतनी बड़ी दुनिया, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, हमारा इंडिया कहाँ से चलता आ रहा है, कैसे इंसान बने, कैसे कैसे पीरियड आते गए, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो किस किस तरीके के पीरियड आए होंगे, कौन कौन से राज्य चले होंगे। आपने सुना होगा, जब भी आप दिल्ली के अंदर, अगर दिल्ली के अंदर जाते हो, ये कुतुब मीनार देखते हो, या फिर आगरा में जाते हो, ताजमहल देखते हो, ये हुमायूं टॉम्ब देखते हो, तो आप फील कर पाओगे, इन जगहों से जुड़ के फील कर पाओगे कि लोग पुराने ज़माने के लोग होते थे, ऐसे दरवाजे बनाते थे, ऐसे रहते थे। अच्छा, इस तरीके उनका ये शायद नहाने वाला एरिया होगा। ऐसी तुगलक फोर्ट है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे लोग, अच्छा ये उसका बाथरूम हो सकता है। हम बहुत बहुत इमेजिन करने लगते हैं, बहुत पुरानी दुनिया में पहुँच जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप पढ़ना चाहो ना, कभी पढ़ना, कि ऐसे ही जो हमारा कल्चर है ना इंडिया का, वो बहुत सालों 5,000 साल पुराना है। इंडिया का जो कल्चर है वो 5,000 से भी ज़्यादा साल पुराना है। आप सोच सकते हो, 5,000 साल। ऐसे ही धीरे धीरे इंडिया ने क्या किया, लोग आते गए, रहते गए, अपने कल्चर को यहाँ पे डेवलप करते गए, फिर वो जाते भी गए, ख़त्म भी होते गए, पीढ़ी दर पीढ़ी ख़त्म भी हुई, लेकिन उनकी कुछ कुछ कल्चर, उनकी हैबिट्स हम फॉलो करते जा रहे हैं, उसको मानते जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पीरियड्स आए इंडिया के अंदर, उसकी हिस्ट्री के अंदर। ये तो जो हिस्ट्री पढ़ता है वही समझ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बुक के अंदर जो है ना, वो बहुत डिटेल में अच्छे से नहीं दे रखा था, मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया, बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर दिया कि एक आया एंशिएंट पीरियड, एक आया मेडिवल पीरियड, एक आया मुगल का पीरियड, एक आया ब्रिटिश का पीरियड, एक आया पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो ये जो सबसे पुराना पीरियड था, उसको हमने बोला एंशिएंट पीरियड। इसमें इंडस वैली, हड़प्पा, ऐसी सारी चीज़ों का जन्म हुआ। ठीक है, जहाँ पे अशोक चक्र वक्र, ये सारी चीज़ें जन्मी। इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, एक शहर को ढूंढा गया, किस तरीके से लोग रहते थे। आज तक हम उनकी भाषा कैसी थी, जो पत्थरों पे मिलती है, जो मूर्ति वगैरह है ना, आज तक उनकी भाषा को बहुत नहीं समझ पाए हैं, कम समझ पाए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ें हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर। ऐसे ही मेडिवल पीरियड आया, जहाँ पे गुप्ता एम्पायर ने हमारे ऊपर राज किया। कभी बोलते हैं कि 6 से 16 सेंचुरी के अंदर ये पीरियड चला था, कोई बोलता है 8 से 18 सेंचुरी के अंदर, एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे गुप्ता एम्पायर ने हमारे ऊपर राज किया था और इंडिया को कल्चर के साथ डाइवर्स किया। वो अपनी चीज़ें लाते गए, हम फॉलो करते गए, गुप्ता एम्पायर चला, उनने हमारी इंडिया को बहुत अच्छी शेप दी। यहीं पे इस्लाम का जन्म हुआ था, इस्लाम जो जन्मा था ना, वो यहीं पे जन्मा था, इस पीरियड के अंदर। फिर आया मुग़ल का पीरियड। मुग़ल तो आप सुनते ही थे, अभी भी समझते हो, मुमताज़ की कब्र है, मुग़ल बादशाह थे, ये सब था कि, तो मुग़ल का एम्पायर चला, उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया।
ठीक है। बहुत सारी पेंटिंग, लिटरेचर, आर्किटेक्चर मार्वल्स पर हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ताजमहल पर कितने अच्छे से अरबी उर्दू लिखी गई है, कितने अच्छे से कुतुब मीनार पे लिखी गई है। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर मार्बल्स के भी काम हुए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में यूनिटी भी थी, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग, इस्लामिक रूल, ये सब का एम्पायर चला, मुगल पीरियड चला। उसके बाद हमारा आया ब्रिटिश का पीरियड, जो भी अपनी कल्चर्स को, अपनी एजुकेशन को यहाँ पे इंडिया के अंदर लेकर आए। यहाँ पे हमने क्या किया था, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल किया था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी, जिन्होंने अपनी वेस्टर्न कल्चर को फैलाया था, और आज तक हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। उसके बाद ये वाला पीरियड आया, फिर जब अंग्रेज भी चले गए तो फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आया, जिसमें हमारे पास आज के दौर पे जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है। तो ये थी हमारी इंडिया की हिस्ट्री, जो कैसे कैसे बदली, कितना पुराने सालों से अब तक का पीरियड हम देखते आए हैं। आप कहीं देखना, दूरदर्शन चैनल है, उस पर भी लाल किले का इतिहास, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इंडियन कल्चर की। हमने पढ़ लिया कल्चर क्या होता है, ठीक है, कल्चर की क्या हिस्ट्री रही। अब पढ़ रहे हैं कल्चर के कंपोनेंट क्या है, कल्चर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो सबसे पहला आता है रिलीजन। रिलीजन यहाँ पे इंडिया के अंदर, हमारी इंडिया जो है ना सेकुलर स्टेट है। सेकुलर मतलब जो हर धर्म को मानती है, जो ऑफिशियल धर्म को फॉलो नहीं करती। इसके अंदर बहुत सारे स्टेट आते हैं, सब अपने अपने रीजन को फॉलो करते हैं। आप हर एक के पास फ्रीडम है कि वो अपना रिलीजन फॉलो कर सके। यहाँ पे किसी को कोई फोर्स नहीं कर सकता। यहाँ पे 4 मेजर में आर खा गई में रिलीजन माने गए, हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म। यहाँ पे इस्लाम भी 8th सेंचुरी के अंदर या 7th सेंचुरी के अंदर, इन्फॉर्मेशन गूगल पे नहीं मिलती करेक्ट, तो आप यहाँ पे कहीं कहीं पे 7th सेंचुरी भी दिखाया गया है, कहीं कहीं पे 8 भी। तो मैंने जो लिखा है वो आप लिख लेना, ठीक है। तो इस्लाम भी 8th सेंचुरी के अंदर पाया गया था, जैसे कि हमने बात की थी ऊपर भी कि इस्लाम कहाँ पे पाया गया था। तो ये सारे अलग अलग तरह के रिलीजन हैं जो हमारी इंडिया फॉलो करती है, और हर एक रिलीजन हमें हमेशा हर एक धर्म की इज्जत करना सिखाता है। अब लोग नहीं करते वो अलग बात है, उन लोगों को अलग कर दो। हम धर्म को नहीं कह सकते कि कोई धर्म हमें गाली देना सिखा रहा है, कोई धर्म हमें दूसरे धर्म के बारे में बुरा बोलना सिखा रहा है। वो धर्म नहीं कह रहे, वो इस्लाम नहीं कह रहा, वो जो हिंदू है वो भी नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे, बल्कि वो पर्टिकुलर इंसान कह रहा है वो गलत है। हमारे धर्म गलत नहीं है, ठीक है। धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, हर एक का धर्म बहुत प्यारा है, लेकिन जो कह रहा है वो गलत है, ठीक है। तो हर एक का धर्म हमें क्या सिखाता है, सहनशीलता सिखाता है। तो हर धर्म हमें टॉलरेंस एंड पिटी भावना सिखा रहा है कि हमें दूसरों के प्रति कैसा रहना चाहिए। फिर आता है दूसरा कंपोनेंट, हमारी सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी के अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, फैमिली को पढ़ते हैं, मैरिज को पढ़ते हैं, फेस्टिवल को पढ़ते हैं। जो सोसाइटी की स्मॉलेस्ट यूनिट्स है ना, वो फैमिली है, मैरिज एंड फेस्टिवल है। तो पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को बढ़ावा दिया जाता था, लोग एक साथ रहना पसंद करते थे, इकट्ठे रहना पसंद करते थे। लेकिन आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अब हमारी जो इंडिया की सोसाइटी के अंदर बहुत तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि पैट्रियर्सल सोसाइटी। हमारी इंडिया जो है ना वो पैट्रियर्सल सोसाइटी है। पैट्रियर्सल सोसाइटी का मतलब होता है जहाँ पे जो फादर को गार्डियंस बना दिया जाता है, जहाँ पे फादर हेड होता है और वो सारे घर के फैसले लेता है, ऐसी फैमिली है इंडिया के अंदर। लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी सोसाइटी है जो मैट्रियर्सल सोसाइटी है। मैट्रियर्सल सोसाइटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वुमेन को हेड बना दिया जाता है, जो वुमेन हेड बन जाती है और वो अपने घर के फैसले ले रही होती है, वो गार्डियन होती हैं। ऐसी भी सोसाइटी इंडिया के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि गरा हो गया, खासी हो गया, जेंटस इन मेघालय हो गया, नियर्स ऑफ केरला हो गया। ये ऐसी जगह है जहाँ पे वुमेन को हेड बना दिया गया है, ठीक है। अब बात करूँ मैरिज की, तो मैरिज एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है खुद में ही। आज भी इंडिया के अंदर पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादियाँ करवाई जाती हैं। आज भी इंडिया के अंदर चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट करती है। अगर यहाँ पे कोई भी लव मैरिज करता है तो बहुत सारी लव मैरिज भी होती हैं, लेकिन लव मैरिज को गलत समझा जाता है, उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अभी भी गाँव वगैरह में लव मैरिज को बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ समझा जाता है, ठीक है। वो चाहते हैं हमारे बच्चे हमारी मर्ज़ी से शादी करें। तो इंडिया के अंदर मैरिज का ये सिस्टम है, लव भी होती है, अरेंज भी होती है, चाइल्ड मैरिज भी अभी भी कहीं ना कहीं कोई कोई इलाकों में एग्जिस्ट करती है। बात करूँ फेस्टिवल की, तो पूरे साल कोई ना कोई त्यौहार आते ही रहते हैं, जहाँ पे फैमिलीज मीटिंग होती हैं, नए नए ओकेजन पे हम मिलते हैं, रिश्ते बनाते हैं, प्रेयर्स करते हैं, अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं। अलग अलग त्योहारों पर, ईद पर नमाज पढ़ी जाती है, दुर्गा पूजा मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। हमारा पूरा इंडिया फेस्टिवल्स मिल के मनाता है और एक साथ
रहता है और यूनिटी से हम इस फेस्टिवल के साथ लोगों के एक साथ इकट्ठे हो पाते हैं, ठीक है। वहीं बात करूँ फूड्स एंड क्लोथ की, तो हमारे इंडिया के अंदर फूड को भगवान की देन समझा जाता है और यहाँ पे बोला जाता है कि हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, अनाज का अनादर नहीं करना चाहिए, उसे नहीं गिराना चाहिए, राइट हैंड से खाना चाहिए। डेलिकेसीज को प्रिपेयर किया जाता है ओकेजन्स पर, अलग अलग डेलिकेसीज बनाई जाती हैं ओकेजन पर और यहाँ पे हमें भूखों को खाना भी खिलाया जाता है। तो इंडिया एक बहुत प्यारी सिटी है, बहुत प्यारे प्यारे लोग रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कस्टम ट्रेडिशन, बहुत प्यारे प्यारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं। वहीं बात करूँ क्लोथ्स की, तो क्लोथ अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। पहले क्या करते थे लोग, ढकना एक बहुत अच्छी और अपने बाल वगैरह से अपनी सुंदरता को प्रदर्शित किया जाता था। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, इंडिया में आजकल लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बदन को दिखाने में उन्हें राहत मिलती है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर रील तो देखते ही होंगे, पहले जो विमेन होती थी साड़ी, घाघरा, सलवार कमीज इन सब में खुश रहती थी, लेकिन आज की जो विमेन है वो इंस्टा को अपना चेंजिंग रूम बना चुकी है ना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर, देखो मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं बस पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट के अंदर कलरफुल ड्रेसेस पहनी जाती हैं। पहले बहुत प्यारी प्यारी सुंदरता थी, अब ये धीरे धीरे ना ख़त्म होती जा रही है। लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो अपने ट्रेडिशन एंड कस्टम्स को भूलते जा रहे हैं जो बहुत प्यारे थे। अब बात करूँ कास्ट एंड ट्रिब्यूट्स की, तो ये क्या होता है, कास्ट मतलब जाति, ट्रिब्यूट्स मतलब जनजाति। तो अभी भी ना क्या किया जाता है, जाति और जनजाति दोनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, दोनों की म्यूज़िक, कल्चर, डांस, हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया जा रहा है। आर्टिकल्स बनाए गए संविधान में, आर्टिकल 46 क्या करता है, जितने भी वीकर सेक्शंस होते हैं उनको प्रमोट करता है, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। पहले क्या होता था, पहले वो जो नीची जाति के लोग होते थे वो स्कूल में बच्चों के साथ एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते थे, नहीं उठ सकते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। हर एक को समान अधिकार मिल रहे हैं, सब बैठ के पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, उनके लिए आर्टिकल्स बना दिए गए हैं, उनके साथ ऐसे कोई छुआछूत नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसी बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो म्यूज़िक एंड डांसेस, म्यूज़िक एंड डांस की बात करूँ तो दो तरह के म्यूज़िक होते हैं, अलग अलग म्यूज़िक, डांस, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर को शो कर रही हैं, ठीक है, हमारे को यूनिक और डिफ्रेंशिएट कर रही हैं, यूनिक बना रही हैं। तो ये जो हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस निकल के आते हैं वो हमारे अलग अलग एरिया पे रहने की वजह से निकल के आते हैं। हमारा, अगर हम इस एरिया में रहते हैं तो हमारा डांस अलग होगा, म्यूज़िक अलग होगा, हम दूसरे एरिया में रहते हैं तो वहाँ का डांस और म्यूज़िक अलग होगा। म्यूज़िक में दो तरह के म्यूज़िक होते हैं, जो कर्नाटिक है, ये आपकी बुक में लिखा था लेकिन ये गलत स्पेलिंग है, यहाँ पे होता है कर्नाटिक, ठीक है, कर्नाटिक, दो तरह का म्यूज़िक होते हैं, ऐसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सितार हो गया, तबला हो गया, बहुत सारे सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, किशोर कुमार, लता मंगेशकर एंड ARD रहमान को अवार्ड भी दिया गया था उनकी सिंगिंग के ऊपर, जय हो में। ऐसी डांसेस भी बहुत तरीके के होते हैं, कथकली, भरतनाट्यम, ठीक है, ये सारे इंडिया की पहचान है, इंडिया की डाइवर्सिटी की पहचान है, अलग अलग डाइवर्सिटी की सुंदरता को दिखा रही हैं ये सारी चीज़ें। ऐसे ही इंडिया के अंदर और आर्किटेक्चर तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, वो कितने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स पे आप पूरी आर्ट एंड आर्किटेक्ट्स देख सकते हो कि कैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में जब एंशिएंट पीरियड चल रहा था, शुरुआती दौर चल रहा था, तब अशोका पिलर, सांची स्तूपा, ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। इस पर कितनी अच्छी तरह से आर्किटेक्ट मार्बल का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे ही इस्लामिक आर्किटेक्चर, कुतुब मीनार, ताजमहल, आप बहुत अच्छे से इंडिया की आर्ट को, हैंडीक्राफ्ट को, आर्किटेक्चर को, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आज भी आप देख सकते हो। अब बात करें नेशनल सिंबल्स की, तो भारत के जो नेशनल सिंबल हैं वो है नेशनल फ्लावर में लोटस हो गया, तिरंगा हो गया, ठीक है, नेशनल एंथम में जनगण मन हो गया, नेशनल ट्री में आपकी बुक में फिग लिखा था लेकिन असलियत में है बनियन ट्री, ठीक है। ऐसी बात करते हैं वैल्यू करिकुलम की। वैल्यू करिकुलम का मतलब होता है, मतलब एज अ सब्जेक्ट की तरह टीचर प्रोवाइड कर रही है वैल्यूज़, मॉरल प्रिंसिपल्स, इन सबको हाईलाइट कर रही है, सिखा रही है, समझा रही है, शुरुआत से ही आपके दिल में उस फीलिंग को बढ़ावा दे रही है, प्रमोट कर रही है, क्रिएट कर रही है, टीचिंग के दौरान बता रही है कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। अगर हम वैल्यू करिकुलम में ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर द्वारा उनको हाईलाइट किया जा रहा है, तो इससे हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है, मोरल डेवलपमेंट होती है, साथ ही साथ सोशल हार्मनी भी बढ़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ वैल्यू की। एप्लीकेशंस ऑफ वैल्यू का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले आता है सुधा चंद्रा, मतलब
सुधा चंद्रा हो गई, हेलन केलर हो गए, स्टीफन हॉकिंग हो गए या फिर लुडविग वैन बीथोवन हो गए, इन सब के थ्रू ये बताया गया है कि इन्होंने अपनी वैल्यूज़ को प्रायोरिटी कैसे दी, इन्होंने सबसे ऊपर क्या रखा, अपनी वैल्यूज़ को रखा। जैसे कि समझते हैं, सुधा चंद्रा जो थी ना वो बहुत अच्छी डांसर थी, लेकिन क्या हुआ, उन्हें डांस करना बहुत पसंद था, क्या हुआ, बस एक्सीडेंट हो गया, बस एक्सीडेंट होने से उनका पैर कट गया, पैर कटने से उनको एक आर्टिफिशियल टांग लगाई गई, जिससे वो प्रैक्टिस तो करती थी डांस का लेकिन ठीक से कर नहीं पाती थी, उन्हें बहुत पेन फील होता था। तो क्या हुआ कि अब ऐसे ही पेन में उन्होंने फिर प्रयास किया, बहुत बहुत स्ट्रगल की, उसके बाद उन्होंने 28 जनवरी 1984 को प्रेजेंट किया अपना डांस। ये बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बात थी उनके लिए। फिर इनके ऊपर एक पिक्चर भी आई और तेलुगु में भी एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था मयूरी, और हिंदी में भी एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था नाचे मयूरी। तो इन्होंने अपनी डांस की जो वैल्यू थी, अपनी डांस के जो प्रिंसिपल थे, बिलीव थे, उनको ऊपर रखा सुधा चंद्रा ने। ऐसे ही बात करूँ हेलन केलर की, तो ये अंधे व्यक्ति थे, बहरे व्यक्ति थे, इनका तो चैप्टर भी था आपकी बुक में। इन्होंने ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये बहुत अच्छे स्पीकर बने, ऑथर बने, इन्होंने अब महिलाओं के लिए भी काम किया। तो इन्होंने अपनी वैल्यूज़ को ऊपर रखा, अपने प्रिंसिपल्स को ऊपर रखा। उसके बाद आए स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ना साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करके गए, उन्हें लकवा मार गया था, उसके बाद भी उन्होंने साइंस की दुनिया में बहुत बहुत चीज़ें करी। ऐसे ही इन्होंने भी अपने वैल्यूज़ को ऊपर रखा। ऐसे ही लुडविग वैन बीथोवन ने क्या किया, ये पियानो स्पेशलिस्ट थे जर्मन के, इन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया। ये बहरे थे, उसके बाद भी आप सोचो, इमेजिन करो कि एक बहरा व्यक्ति कैसे धुनों को सुन सकता है, कैसे म्यूज़िक को कंपोज कर सकता है। ये बहुत अच्छे संगीतकार रहे अपनी टाइम पर, जर्मन के ये पियानो स्पेशलिस्ट थे। तो इन्होंने ये दिखा दिया सबने कि वैल्यूज़ को कैसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स की। तो वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जो लड़ाई झगड़े होते हैं वैल्यूज से। जैसे कि इसका मतलब क्या है, जब दो पर्सन की अलग अलग वैल्यू होती है, जब दो पर्सन की अलग अलग वैल्यू होती है, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं, लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस होते हैं। शायद इसके जो परसेप्शन है वो इसके परसेप्शन से ना मिले, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो जाते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स में डिफरेंस होना, दो पर्सन के या मोर पर्सन के, तब निकल के आते हैं हमारे कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ तक कि अगर किसी का कल्चर भी अलग अलग है तो कल्चर की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। जैसे कि बुक में एग्जांपल दिया है, गणेश जी थे एंड उस्ताद जी थे। उस्ताद जो था वो नासिर था, मुसलमान था, जो फेमस फ्लूइस्ट थे। ठीक है, उन्हें फ्लूइस्ट बहुत अच्छे से आती थी, तो वो फ्री ट्रेनिंग ऑफर कर रहे थे किसको? गणेश जी को। गणेश जी को बहुत शौक था किसका? फ्लूट वगैरह का बहुत शौक था। तो नासिर जी ने क्या किया, फ्री ट्रेनिंग ऑफर की, लेकिन गणेश जी की माँ को पसंद नहीं था क्योंकि कल्चरल वैल्यूज़ अलग थी उनकी। ये मुसलमान थे, ये हिंदू थे, इस वजह से उनकी माँ ने उन्हें मना कर दिया। लेकिन बाद में फिर वो जाने लगे थे, उनकी माँ मान गई थी। तो ये भी अलग अलग कल्चर वैल्यूज़ की वजह से कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो जाते हैं क्योंकि उनकी माँ ने मना कर दिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो गए। अब बात करते हैं हमारी फिलॉसफी की। देखो, फिलॉसफी ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिलॉसफी को ना आप भी एक फिलोसोफर हो सकते हो। कैसे? अगर आपके मन में कभी भी ये क्वेश्चन तो आए होंगे, आखिर मैंने इस धरती पर जन्म ही क्यों लिया, आखिर मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है, मैं किस लिए आई हूँ, किस लिए आया हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहे होंगे जो आपने सोचे होंगे कि धरती कैसे बनी, इंसान कैसे आए, यूनिवर्स कैसे, सबसे पहला ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको पता लगा कि पृथ्वी जैसी कुछ चीज़ भी होती है, हम इस गोले पर रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक इंसान के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, मतलब कि ऐसे जो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर आते हैं, तो इसी स्टडी को हम फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी एक तरह की स्टडी है, सिस्टमैटिक स्टडी है, जिस पे हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। तो फिलॉसफी जो निकल के आया है वो ग्रीक वर्ड से निकल के आया है, फिलोसोफिया। इसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम। लव ऑफ विजडम का मतलब होता है जब हम बहुत ज़्यादा ज्ञान से प्रेम करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज अच्छी लगती है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर। हम किसी भी क्वेश्चन में खो गए कि मैं इस धरती पर क्यों आया, मैंने क्यों जन्म लिया, इस क्वेश्चन में हम खो गए, बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं,
तो हम एक फिलोसोफर हो सकते हैं अगर हम उनका सही तरीके से आंसर निकाल दें तो। ठीक है, तो फिलॉसफी ना एक तरह की सिस्टमैटिक स्टडी है, हाँ, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि सच क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, रियलिटी क्या है, फ्रीडम, थॉट, एक्शंस, ये सारी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, हाँ, भगवान है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फिलॉसफी उसी स्टडी को कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना जो फिलोसफर होते हैं ना, वो इन आंसर्स को दे देते हैं। इन आंसर्स को ना लॉजिक के साथ दिया जाता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी दे दिया। तो फिलोसफर क्या करते हैं, इनके आंसर्स के लिए सर्च करते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ, सिस्टमैटिक स्टडी के साथ, इनके रीजंस को फाइंड आउट करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, फिलोसफर होता है। ये हो गया फिलोसफर, ये हो गई हमारी जो स्टडी है, वो हो गई हमारी फिलोसफी। ठीक है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज़ का ना कुछ मतलब है। ठीक है, तो यही है हमारी फिलॉसफी। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी की। आखिर जो हमारी जो फिलॉसफी है, ये जो हमारा पेड़ है फिलॉसफी का, इसकी क्या ब्रांचेस है। तो इसकी हम 3 ब्रांचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेटाफिजिक्स, एपिटेमोलॉजी एंड एथिक्स। तो मेटाफिजिक्स क्या है, मेटाफिजिक्स में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि यूनिवर्स से रिलेटेड हो गई कि यूनिवर्स क्या है, ये ब्रह्मांड क्यों बना है, कहाँ से आया, कैसे, ये सारी बातें, रियलिटी क्या है, नेचर क्या है, हम एग्जिस्टेंस में क्यों है, क्या भगवान है, आत्मा है, ये सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है वो किसके अंदर करते हैं, हम मेटाफिजिक्स के अंदर करते हैं। वहीं बात करूँ एपिस्टेमोलॉजी की, तो इसमें हम ट्रुथ के बारे में, सच्चे क्या है, सत्य क्या है, सच क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और जो ह्यूमन की नॉलेज है, किसी भी चीज़, किसी भी टॉपिक के ऊपर जो ह्यूमन की नॉलेज है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका नेचर क्या है, उसकी लिमिट्स क्या है, ये सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है वो किस में की जाती है, इसमें की जाती है। और एथिक्स में हम मोरल की स्टडी करते हैं, क्या चीज़ सही है मोरली, क्या चीज़ रॉन्ग है, ये सारी चीज़ों, ये सारी वैल्यूज़ को, प्रिंसिपल्स को हम किस में स्टडी करते हैं, एथिक्स में स्टडी करते हैं। तो ये थी हमारी फिलॉसफी की 3 ब्रांचेस। अब बात करते हैं इंडियन फिलॉसफी। फिलॉसफी तो आपको समझ में आ गया, एक ऐसी स्टडी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में जब हम सोचते हैं तो उसकी स्टडी कर रहे होते हैं, उसे ही बोलते हैं फिलॉसफी। ठीक है, अब इंडियन फिलॉसफी क्या है, अब दुनिया में बहुत सारी फिलॉसफी हो सकती है। जो बहुत सारी फिलॉसफी जब एक तरह का ग्रुप क्रिएट करती है ना, ग्रुप बनाती है, तो उस सब को हम बोल सकते हैं ना इंडियन फिलॉसफी, बोल सकते हैं ना। तो इंडियन फिलॉसफी क्या है, वो ग्रुप है फिलॉसफी का, जिसमें बहुत सारी फिलॉसफी आ गई। हर एक ह्यूमन का क्वेश्चन अलग हो सकता है, उस पर स्टडी अलग हो सकती है, तो उसे ही बोलते हैं हम इंडियन फिलॉसफी। अब जो इंडियन फिलॉसफी है ना, ये बहुत पुरानी है, बहुत पुराने टाइम से, बिफोर क्राइस्ट 1500, इतने साल पुरानी है और चली आ रही है, अभी तक चली आ रही है, 20 सेंचुरी तक भी ये कंटिन्यू है। इसमें बहुत सारे लोगों के थॉट्स जुड़ते चले गए, जैसे कि अरबिंदो का थॉट, रविंद्रनाथ टैगोर जी का थॉट, महात्मा गांधी, इन सब ने अपने अपने थॉट जोड़े, अपनी अपनी नई नई फिलॉसफी दी। ठीक है, आंसर्स दिए, तो बहुत सारी चीज़ें बनती चली गई। और इसमें हिंदू फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी, ये सारी फिलॉसफी भी शामिल हैं। यही होती है हमारी इंडियन फिलॉसफी। देखो, इस इंडियन फिलॉसफी के अंदर जो हमारे धर्म है, धर्म मतलब कि जो हमारे कर्तव्य हैं, जैसे हमारे पापा से रिलेटेड जो हमारा धर्म है, जो हमारे काम है, कर्तव्य हैं, ठीक है, ऐसे ही जो हमारा मोक्ष है, किसी भी चीज़ से, पापों से मुक्ति, आत्मा से मुक्ति, ठीक है, दुखों से मुक्ति, हमारे जो कर्म हैं, हमारी जो आत्मा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन पे हर एक तरह के क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे किसके, इंडियन फिलॉसफी के। चलिए अब बात करते हैं हमारे कर्मा जो है ना, कर्मा क्या होता है, कर्मा वो ड्यूटी है, वो एक्शन है जो हम लेने वाले हैं। ठीक है, और कर्म अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, ये हम कैसा व्यक्ति है उस पर डिसाइड करता है। मोक्ष सेलिब्रेशन है, मोक्ष सेलिब्रेशन का मतलब क्या है कि जो मुक्ति क्या है, मुक्ति हम जहाँ पे ये चाहते हैं कि हमें हमें पापों से मुक्ति मिल जाए, हमारे दुखों से मुक्ति मिल जाए, या फिर इस जीवन से मुक्ति मिल जाए, ये सारी चीज़ें किस में आ गई, मोक्ष में आ गई। अभी ना हमें ना ये मैं बात बताना चाहती हूँ आपको कि
ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, साइंटिफिकली रैशनली इसको एनालाइज्ड करना चाहिए, तभी एप्लीकेबल होने चाहिए। ये ऐसा नहीं कि अंधाधुन इन पे विश्वास करते चले जाओ, जो वेदों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, बस उन्हें मानते चले जाओ। बोला है कि औरतों को काट डालो, तो क्या काट डालेंगे हम? नहीं, ऐसे अंधाधुन विश्वास नहीं कर सकते ना। साइंटिफिक उसके रीज़न होने चाहिए, रैशनली होनी चाहिए, रैशनल बिहेवियर के साथ होनी चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली एनालाइज करके ही हमें फॉलो करना चाहिए। हमारी भगवत गीता क्या कहती है? भगवत गीता कहती है कि जो भी तुम काम कर रहे हो उसको पूरी कंसंट्रेशन के साथ करो, डिटर्मिनेशन के साथ करो, फेयरनेस के साथ करो, ऑनेस्टी के साथ करो। आपके सारे काम ऐसे होने चाहिए। और साथ ही साथ हमारी गीता ये भी कहती है कि जो भी काम तुम कर रहे हो, जिस भी काम के लिए तुम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो ना, उसके रिजल्ट के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचो। जो होगा सो अच्छा ही होगा। अब बात करते हैं एम ऑफ इंडियन फिलॉसफी की। इंडियन फिलॉसफी के क्या एम है, क्या उद्देश्य है, आखिर इंडियन फिलॉसफी क्यों एग्जिस्ट करती है? जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है वो हमारे ज्ञान को, मेडिटेशन को, एक्शन को, यूनियन विद ब्रह्मांड एंड डिवोशन एंड लव, इन सब को बढ़ाने का काम करती है, इनको डिफाइन करने का काम करती है, हमारे अंदर ये सारी चीज़ें को प्रोड्यूस करती है, हमारी भक्ति को बढ़ाती है, हम किसके लिए कितना भक्ति फील करते हैं, ये सब चीज़ों को बढ़ा रही है। हमारे योग को, हमें कैसे कर्म करने चाहिए, हमारा ध्यान और हमारी नॉलेज को, इन सब को बढ़ाने का, बढ़ावा देने का, प्रमोट करने का काम किसका है? हमारी इंडियन फिलॉसफी का है। हम इंडियन फिलॉसफी से क्या सीखते हैं? ज्ञान क्या है, किसी भी चीज़ की नॉलेज क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। एक जगह पे ध्यान कैसे केंद्रित करना, कर्म कैसे करने चाहिए, भक्ति, योग, ये सारी बातें हम किस में सीख रहे हैं? हमारी इंडियन फिलॉसफी में सीख रहे हैं। अब बात करते हैं हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी की। जो हमारी इंडिया की फिलॉसफी रही, उसकी क्या हिस्ट्री है, वो कब से चली आ रही है? तो वो बहुत 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 पुरानी है। इतना आप सोच भी नहीं सकते। BC 1500 बिफोर क्राइस्ट, 1500 से लेकर BC 500 तक एक पीरियड रहा था, वैदिक पीरियड, जिसमें हमने वेदास के बारे में जाना, उपनिषद के बारे में जाना। यहाँ पे वेद आए, पीढ़ी दर पीढ़ी ये वेद विकसित होते गए। इनको पहले क्या होता था? पहले ऋषि मुनि बैठ जाते थे और उसके बाद वो अपने शिष्य को समझा रहे होते थे, सिखा रहे होते थे। तो ये वैदिक काल चला, वैदिक पीरियड चला, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये सब के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपको इन सब के ऊपर और ज़्यादा डिटेल वीडियो देखनी है, इन सारी पीरियड के ऊपर, वैदिक पीरियड के ऊपर, एपिक पीरियड के ऊपर, सूत्रा पीरियड के ऊपर, तो इन सब के ऊपर बहुत लंबी लंबी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप किसी भी पीरियड को बहुत आसानी से देख सकते हो। तो ऐसे ही पीरियड आते चले गए। आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं है ये टॉपिक, तो ठीक है, तो आप चाहो तो नहीं भी देखो तो चलेगा। तो मैंने बस लिख दिया है कि वैदिक पीरियड आया सबसे पहले, जिसमें वेद की बातें हुई। फिर एपिक पीरियड आया, जिसमें किसका? ऑर्थोडॉक्स का राइज हुआ, जैन, बुद्धा, भगवत गीता, इन सब के बारे में हमने जाना, समझा। हमने तो नहीं, खैर हम तो होंगे भी नहीं उस समय, लेकिन लोगों ने। फिर आया सूत्रा पीरियड। ये कब तक चला था एपिक पीरियड? ये हमारा चला था BC 600 से 200 AD तक चला। फिर 200 AD से नागार्जुन का पीरियड आया, महायाना बुद्धिज्म का पीरियड आया। ये सारी चीज़ें इसमें राइज हुई, बढ़ती चली गई। फिर शंकरा स्कोलास्टिक पीरियड आया, जिसमें 600 AD से वेदांतास का राइज हुआ। वेदांतास के बारे में लोगों ने जाना, ये सब चीज़ें क्या होती है इसके बारे में जाना। उसके बाद आया वैदानिक स्कूल, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हो, ये थी हमारी हिस्ट्री। अब बात करते हैं डिफरेंट स्कूल्स के बारे में इंडियन फिलॉसफी के। इंडियन फिलॉसफी के 2 स्कूल होते हैं, ऑर्थोडॉक्स स्कूल एंड हेटेरोडॉक्स स्कूल। आपने आस्तिक और नास्तिक वर्ड तो सुना ही होगा। आस्तिक वो जो भगवान में विश्वास रखते हैं, जो गॉड को मानते हैं, गॉड की एग्जिस्टेंस को मानते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल। ऑर्थोडॉक्स स्कूल का मतलब होता है जो गॉड को मानते हैं, स्ट्रिक्टली अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो वेदास को फॉलो करते हैं। जो वेदास को फॉलो करते हैं उन्हें हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंदर रखेंगे। जो वेदास को फॉलो नहीं करते वो हमारे हेटेरोडॉक्स स्कूल के अंदर आएंगे। तो ऐसे में ना ऑर्थोडॉक्स स्कूल में ना 6 स्कूल दिए गए हैं, न्याय का, वैशेषिका का, संख्या का, योगा का, मीमांसा का, वेदांता का। ये 6 स्कूल हैं। कौन से? ऑर्थोडॉक्स स्कूल के, ठीक है। ऐसे ही इसमें हेटेरोडॉक्स स्कूल में ये वेदास को नहीं मानते, स्ट्रिक्टली किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, वेदास को फॉलो नहीं करते। इसके अंदर हमारे बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड कारवाकास शामिल हैं, ठीक है। ये थे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ इंडियन फिलोसफी स्कूल्स। अब बात करते हैं
कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रिचनेस ऑफ इंडिया की। तो कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब जो अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, उनका पहनावा, रहन सहन, खान पीन, ये सब चीज़ अलग है, उसे ही हम बोलते हैं कल्चर डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं। ठीक है। एंड हम इसी टॉपिक के अंदर यही बात करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर कितनी बड़ी रिचनेस है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो देखो यहाँ पे मेन 4 रिलीजन माने जाते हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, लेकिन इसके अलावा भी और रिलीजन हैं जो मेजर माने जाते हैं, जैसे कि इस्लाम भी हो गया, लेकिन बुक के अंदर है नहीं। तो ऐसे मेजर 6 से 8 रिलीजन है जिसके अंदर इस्लाम और बहुत सारे रिलीजन आते हैं। ठीक है। अब बात करूँ लैंग्वेज की, तो यहाँ पर जो हमारी इंडिया है उसमें अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। बहुत बहुत सारे पॉइंट हैं इंडिया की डाइवर्सिटी के ऊपर जो उसकी लैंग्वेज को अलग बनाती है, उनके फेस्टिवल्स को अलग बनाती है, उनके कल्चर को, कल्चर में उनके क्लोथ्स को अलग, हर तरह के कल्चर वाले लोग अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं, उनके फूड अलग हो जाते हैं, उनकी डिशेज़ अलग हो जाती हैं, उनके डांसेस, म्यूज़िक, ये सब तरह के अलग हो जाते हैं। कोई कथक, कोई भरतनाट्यम, कोई कुचिपुड़ी, ओडिसी डांस, ये सब चीज़ें करी जाती हैं। तो इंडिया बहुत ह्यूज कल्चर डाइवर्सिटी में शामिल है। ठीक है। तो ये है हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी। अब बात करते हैं कल्चरल प्लुरलिज्म की। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या होता है, देखो एक ग्रुप है, सपोज एक ग्रुप है, एक ग्रुप में बहुत तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर वाले लोग रहते हैं। ठीक है। अब अलग अलग कल्चर वाले लोग रहते हैं, ये अपने अपने कल्चर के साथ फ्रीडम के साथ रह रहे हैं, अपने अपने कल्चर को डेवलप कर रहे हैं, और यूनिटी, इन सब के बीच ना यूनिटी रहेगी, एकता रहेगी। भले ये अलग अलग कल्चर के लोग हैं लेकिन ये एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं और यूनिटी के साथ रहने, हर कोई हर एक धर्म का पालन कर रहा है, हर एक के कल्चर का पालन कर रहा है। तो इसी टर्म को हमने क्या बोला है, कल्चरल प्लूरलिज्म। ठीक है। ये हो गया हमारा कल्चरल प्लूरलिज्म। तो ये है क्या, तो ये एक ऐसी टर्म है जो ऐसी सिचुएशन को डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है, जहाँ पे जो स्मॉलर ग्रुप के पीपल होते हैं वो एक सोसाइटी मेंटेन करते हैं अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ के साथ, अपने अपने कल्चर के साथ, और लार्ज सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हैं, रहते हैं, वो भी फ्रीडम के साथ, अपने कल्चर को मेंटेन करते हुए, अपने ट्रेडिशन को मेंटेन करते हुए। उसे ही हम क्या बोलते हैं, कल्चरल प्लुरलिज्म बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। बंगालीज, मराठास, गुजरातीज, तमिल, पठान्स, कश्मीरीज, राजपूत, ये किसके अंदर है, ये सब हमारे इंडिया के अंदर है। और इंडिया जो है ना वो सेकुलर स्टेट है। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, मतलब एक ऐसा स्टेट जिसकी कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर किसी ने कोई एक पर्टिकुलर धर्म को प्रायोरिटी नहीं दे रखी। यहाँ पे एक सेकुलर सिटी है जिसमें बहुत तरह के धर्म शामिल हैं, हर एक के धर्म को प्रायोरिटी दी जाती है, समझा जाता है, इज्जत दी जाती है। क्या है, जैसे कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एक इस्लामिक स्टेट है जिन्होंने इस्लाम को अपना रखा है, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे धर्म हैं। यहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है। इसके अलावा 63 नॉन इंडियन लैंग्वेज है जो बाहर की हैं, और इसके बावजूद जो हमारी टोटल टोटल लैंग्वेज, तो 1652 लैंग्वेज इंडिया के अंदर मौजूद है, जिसमें से हमने 22 को ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया है, और 63 जो बाहर से आई हुई हैं। बाहर के लोग आते गए, हम एक्सेप्ट करते गए, बाहर के लोग आते रहे, हम एक्सेप्ट करते गए, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है अतिथि देवो भवो। अतिथि जो है ना वो भगवान का रूप है। यहाँ पे हर एक के धर्म को, हर एक लोग को समझा जाता है, पूजा जाता है। यहाँ पे बहुत यूनिटी के साथ लोग रहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। उन्होंने बताया था, उन्होंने प्लैरिटी ऑफ रिलीजन में समझाया था। जब उनसे पूछा गया था कि वो कौन है, एक हिंदू है, तो उन्होंने बोला था यस आई एम, मैं हिंदू हूँ, और साथ ही साथ मैं क्रिश्चियन भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ और बुद्धिस्ट भी हूँ। तो ये कितने अच्छे से महात्मा गांधी ने इतनी अच्छे से प्लैरिटी ऑफ रिलीजन को डिस्क्राइब कर दिया, कितनी ब्यूटीफुल वे में, कि वो सब है। यहाँ पे हर एक धर्म को प्रायोरिटी दी जाती है। अब जो हमारे बॉर्डर पे जो सोल्जर होते हैं, जो रक्षा कर रहे होते हैं, हमारी सैनिक जो होते हैं, वो क्या मुस्लिम, हिंदू, कि वो मेरे धर्म का लोग है तो मैं उसके लिए लड़ूंगा या उसे ही बचाऊंगा, ये सोच के जाते हैं? नहीं, वो पूरी अपने देश की मिट्टी का, अपनी देश की माँ का रक्षा करने जाते हैं। हम सब लोगों की रक्षा करने जाते हैं। वो धर्मनिरपेक्ष होते हैं, वो किसी एक धर्म को पर्टिकुलर प्रायोरिटी नहीं देते, वो सबकी रक्षा करते हैं। तो खुद ही सोचो,
शोल्डर कर सकता है तो भाई तुम क्यों नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं चैलेंजेस की। चैलेंजेस ऑफ लिविंग इन अ कल्चरली प्लूरिस्टिक सोसाइटी। इसका मतलब क्या है, जब ऐसी सोसाइटी है जिसमें अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, तो ऐसे साथ रहने से क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं लोगों को, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो कहीं पे भारत के अंदर देखो, भारत के अंदर कोई भी एक धर्म है, ठीक है, एक धर्म है, उसकी जो मेजॉरिटी है वो इतनी है और बाकी धर्मों की मेजॉरिटी जो है वो इतनी इतनी है। तो ऐसा ना हो कि इसका कल्चर बहुत ज़्यादा है तो ये मेजॉरिटी में इन सबको डोमिनेट करना चाहे, बीच में कल्चर कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। जब एक धर्म जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है ना, तो वो उन लोगों को दबा नहीं सकता है। तो अगर हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं तो कल्चर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी वाले धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और माइनॉरिटी वाले धर्म को दबाया जाता है। ठीक है, तो पहला चैलेंजेस तो यही फेस करना पड़ सकता है अगर लोग ऐसे करें तो। दूसरा, कम्युनिकेशन बैरियर्स आ सकते हैं, लोगों की आवाज़ों में जो भी वो लैंग्वेज बोलते हैं उनको समझना, उनको कम्युनिकेट करना और फिर उनके मैसेज को बिल्कुल ऐसे ही समझ के रिप्लाई भी करना, ये मुश्किल हो सकता है क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत तरीके की भाषाएं बोली जाती है और सबकी भाषा हमें आए ये ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, लोग भेदभाव भी कर सकते हैं, तुम हिंदू हो हम मुसलमान हैं, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। ऐसे ही सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन का मतलब होता है जब समाज एक दूसरे व्यक्ति से कल्चर के चलते जब दूरियां बना लेता है ना, उसे बोलते हैं सोशल आइसोलेशन। तो ये भी होने के चांसेस हैं। तो ये सारे चैलेंजेस थे जो एक सोसाइटी के अंदर आ सकते हैं अगर सोसाइटी ऐसी है तो। ठीक है, अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम अपनी नीड को पूरा करें, साथ ही साथ जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी नीड के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मतलब अपनी नीड को इस तरीके से पूरा करो कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन की वांट और नीड को भी हम पूरा कर सके। जैसे कि वाटर का इस्तेमाल इस तरीके से करो कि वो आने वाली जनरेशन के लिए बचा रह सके। ठीक है, मिट्टी का, ऐसे हम हर एक रिसोर्सेज को अपने को ख़राब करते जा रहे हैं, ख़राब करते जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। हाँ, क्या हुआ यहाँ पे, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे उनमें कमी आ गई है, जो ज़मीनों की ज़रूरत थी हमें खेती करने के लिए उसमें कमी आ गई है, जो घास के मैदान होते हैं जिसपे जो एनिमल्स होते हैं वो चरते हैं उसकी कमी आ गई है, हमारी जो बहुत तरह की डाइवर्सिटी थी वो लुप्त हो रही है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट करो, अपनी डेवलपमेंट में इतने भी अंधे नहीं होना है कि हम आने वाली ज़रूरत को, फ्यूचर की ज़रूरत को ख़त्म करते चले जाएं। अपने भाई तुम यूज़ करो, वाटर का यूज़ करो पर उसे वेस्ट मत करो, ताकि हम आने वाली जनरेशन का भी सोच सके। ऐसे ही पेट्रोल के बारे में, पेट्रोल का इतना यूज़ करो ताकि हम आने वाली जनरेशन के बारे में सोच सके। तो इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हम खुद की नीड भी पूरी करते हैं और फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं और फिर डेवलपमेंट करते हैं, उसे ही बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है ना, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे सब जगह अप्लाई हो चुकी है, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो फिर डाइवर्सिटी की कमी हो जाएगी, डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म लुप्त हो जाएंगे, ज़मीनें ख़त्म हो जाएगी, पानी ख़त्म हो जाएगा और फिर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट इतना बदल चुका है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है अब हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारी चीज़ों की वजह से, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि हमें प्रकृति से प्यार नहीं है। अब बात करते हैं, देखो एक हायरार्की स्ट्रक्चर के थ्रू ये समझाया गया है कि जो ह्यूमन है ना वो कहाँ जाके रुकता है। ह्यूमन रुकता है सिर्फ और सिर्फ वहाँ जहाँ पे उसकी हैप्पीनेस मिलती है उसे, वो एक्सप्लॉइट करता जा रहा है। ह्यूमन जो है ना वो बहुत ज़्यादा खर्चीला है, वो बहुत खर्च करता रहता है, उसको वेस्ट करने में मज़ा आता है, वो वेस्ट पे वेस्ट कर रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, और वो रुकता कहाँ जाकर है, जब उसको ह्यूमन को हैप्पीनेस मिल जाती है, सेटिस्फेक्शन लेवल मिल जाता है। वैसे तो ह्यूमन इतना लालची हो चुका है कि उसे सेटिस्फेक्शन लेवल अब मिलता नहीं है और हम किसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, अपने नेचर को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। और वह कहाँ पे रुक रहे हैं, हमारी ह्यूमन की हैप्पीनेस बिल्कुल एंड पे जाके रुक रहे हैं, जब पूरी तरह से जो हमारा नेचर है वो एक्सप्लॉइट हो गया है। तो यही ये जो हायरार्की स्ट्रक्चर है वो हमें यही बताता है। अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, जब हमारे मन में हमारे नेचर के अगेंस्ट क्या हो, प्यार हो, भावना हो, फीलिंग हो, तभी जब हम उसकी रेस्पेक्ट करेंगे ना तभी हम इस चीज़ को सेव कर सकते हैं। नेचुरल, देखो
नेचुरल एनवायरनमेंट से रिस्पेक्ट का मतलब है कि हम उसको इमोशनली अटैच हो जाएं, उस मॉरली एथिक्स देखें कि क्या चीज़ सही है, हम क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या पेड़ों की कटाई करना इतना ज़्यादा पेपर बनाने के लिए अपने यूज़ के लिए सही है, क्या हम अपनी प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इतना ज़्यादा हार्म कर जा रहे हैं, कूड़ा इधर उधर फेंक रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, ये चीज़ें सही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम प्यार ही नहीं करते अपनी प्रकृति से। हमें सिर्फ़ अपने से मतलब है और सिर्फ़ अपनी इच्छाओं और खुशियों को और सैटिस्फैक्शन लेवल को पूरा करने के लिए हम उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। ऐसे ही जब हमें ह्यूमन सिस्टम की रिस्पेक्ट हो जाएगी ना, तो भी चीज़ें सही होने लगेंगी। ह्यूमन सिस्टम मतलब जैसे कि हम कल्चर में डिफ़रेंस ना करें, लिंग में लड़का-लड़की में डिफ़रेंस ना करें, या फिर प्रॉवर्टी के बेसिस पर कि कोई अमीर है, गरीब है, सब हर एक कल्चर को जब हम सम्मान से देखेंगे और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ह्यूमन की रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो भी हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो आगे बढ़ेगी। ऐसे ही जो हमारा फ्यूचर सिस्टम है, जब हम ये समझ के रिस्पेक्ट करें ना कि ये जो पृथ्वी है, हमने अपने बच्चों के लिए उधार ली है, इसको हमें ख़राब नहीं करना, ये आने वाली जनरेशन भी तो इसी पे रहेगी, यहीं का पानी यूज़ करेगी, यहीं का खाएगी पिएगी, यहीं तो रहेगी, इनके लिए क्लाइमेट, जब हम ये सब सोचने लगे ना कि ये हमारे बच्चों, आने वाले बच्चों की ज़रूरतों का सामान है, तो हम इन सबको एक्सप्लॉइट करने से बच जाएंगे और एक अच्छे एनवायरनमेंट और एक अच्छी पृथ्वी का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ समझाई गई है। ऐसे ही डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा, सस्टेनेबल डेवलप हम हो पाएंगे जब हम हमारे इन्वायरमेंट की रक्षा करें, ह्यूमन सिस्टम की रक्षा करें और फ्यूचर सिस्टम की रक्षा करें। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन क्यों ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? तो देखो, एजुकेशन आप बहुत अच्छे से समझते हो कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एजुकेशन क्यों ज़रूरी होती है? एजुकेशन ना हमें बहुत कुछ सिखाती है। देखो, जब एक छोटा-सा बच्चा होता है, शुरुआत से ही हम उसको जो भी चीज़ सिखाते हैं, जो भी वो कंट्री में रहता है, जिस भी कंट्री में रहता है, वहाँ की अगर लैंग्वेज जो भी हम शुरुआत से हिंदी सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो वो ही सीखने लगेगा। शुरुआत से हम उसे बोल देंगे तुम हिंदू हो, तो वो मानने लगेगा हम हिंदू हैं। अगर शुरुआत से ही हम उसे ये सिखाएँगे तुम मुसलमान हो, तो वो मानने लगेगा हम मुसलमान हैं। तो एजुकेशन ना वैल्यूज़ को चेंज करती है, हमारे बिलीव्स को बढ़ाती है, हमारे अंदर नई-नई चीज़ों का विकास करती है। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये सब कौन करता है? हमारी एजुकेशन करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब हम इन चीज़ों को बारीकी से तभी समझ पाएँगे जब हमें एजुकेशन दी जाएगी। हमारे एनवायरनमेंट के साथ कितना नुकसान हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, हम अपने कल्चर को, ह्यूमन सिस्टम को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कैसे दूसरे के कल्चर को, कैसे हम उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर सिस्टम की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। इन सब के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो आप समझ ही गए हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि आने वाली पृथ्वी अच्छी पृथ्वी हो सके, हमारी बच्चों की नीड ज़रूरत पूरी हो सके, इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इससे इमोशनली अटैच हो पाएँ, इसकी गंभीरता को, बारीक चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है? तो आज के एजुकेशन जो है ना, वो यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको एक्सप्लॉइट करने वाला यूथ ही है, जो हमारी पृथ्वी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उस पे कागज़ फेंक रहा है, डिफ़ॉरेस्टेशन कर रहा है, एसिड फैला रहा है। ये सब चीज़ कौन कर रहा है? इंसान ही तो कर रहा है। तो नेशनल सेमिनार में ना 2 रिकमेंडेशन दी गई थी, जो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था, उसमें 2 रिकमेंडेशन ये दी गई थी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, वो इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल का मतलब होता है वो एक है, पूरा है। ऐसा नहीं कि हम एनवायरनमेंट को बाँट सकते हैं जगहों के बेसिस पर, सीमा के बेसिस पर, हम उसको बाँट नहीं सकते, वो पूरा है। ठीक है? तो हम पूरे को ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक तरह से, आप सोच लो। और दूसरा ये बोला गया था कि इन सब चीज़ों का कोई साइंटिफिक सॉल्यूशन नहीं है। तो ये 2 रिकमेंडेशन दी गई थी। अब बात करते हैं कि एजुकेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हमारी अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। अवेयरनेस का मतलब हमें चीज़ें समझ में आती हैं, अवेयर हो पाते हैं हम। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप तो समझोगे ही नहीं ना, कितने पेड़ कटने से कितना ज़्यादा क्लाइमेट में चेंज आ जाता है, कितनी जो हम गर्मी बढ़ती जा रही है वो सिर्फ पेड़ों को काटने की वजह से बढ़ती जा रही है। तो जब हम एजुकेशन से सीखते हैं, वो वैल्यूज़ हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं। वो एजुकेशन हमें सिखाती है, उस सारी क्रिटिकल सिचुएशन को समझाती है, तो हमारी अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से हमें टीचर्स सिखाते हैं, बुक्स सिखाती हैं, हम देखते हैं, लर्निंग अपने एक्सपीरियंस से समझते हैं। ये सारी चीज़ों से हम क्या कर पाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अवेयर हो पाते हैं और अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा क्रिटिकल है। एजुकेशन से हमारी स्किल डेवलपमेंट होती है।
एजुकेशन हमें हमारे अंदर बहुत सारी स्किल्स को क्रिएट करती है, जैसे कि हम एजुकेशन की मदद से सीख पाते हैं कि जो भी हम एनर्जी ख़त्म करते जा रहे हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी एक और सोर्स है, एक और रास्ता है जिसमें हम सोलर पैनल्स का, विंड एनर्जी का, ऐसी सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो स्किल्स भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे अंदर इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप की इमोशनल भावना को क्रिएट करती है, जैसे कि नए नए इनोवेशन आते हैं हमारे दिमाग में, हमारा माइंडसेट बदलता है, जैसे कि हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने चाहिए, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इको फ्रेंडली पैकेजिंग करनी चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही हो, तो नए नए इनोवेशन आ पाते हैं, ये सारी चीज़ें हो पाती है। ऐसी सोशल एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ती है जब हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं एजुकेशन के थ्रू ना, तो हम बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो पाते हैं। फिर हमें ना जब कोई कूड़ा फेंक रहा होगा ना बाहर की तरफ, तो हमें खुद ही लग जाएगा ये गलत है, और हम उसे टोक देंगे, नहीं नहीं यहाँ पे कूड़ा मत फेंको, वो रहा डस्टबिन, उसमें जाके फेंको। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं हर एक की जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, आईक्यू लेवल है, वो अलग अलग है, तो हर कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये काट दो, ये बेकार बकवास पॉइंट है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अब कंक्लूजन में देखो, जो हमारी एजुकेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसका बहुत वाइडर स्कोप है। एजुकेशन से हम पता नहीं क्या क्या चीज़ सीखते हैं, जैसे कि अभी हम ऊपर भी समझ के आए, स्किल भी बढ़ती हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इनोवेशन बढ़ते हैं। तो एजुकेशन का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा वाइडर है, वाइडर स्कोप है। और यहाँ तक कि जो दूसरा पॉइंट है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। इसका मतलब इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब इसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ ही पढ़ लेते हैं, और जो कि आपस में एक साथ कनेक्ट होते हैं। हम इस सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो हमारी देखो हिस्ट्री भी आ रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, साइंस भी है, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। ठीक है, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये हमारे 3 पिलर्स को भी मजबूत करती है। लर्नर सीख पाते हैं 3 पिलर्स के बारे में। 3 पिलर्स मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरीके से करो कि हमारी सोसाइटी भी डेवलप हो सके, साथ ही साथ हमारा इन्वायरमेंट भी डेवलप हो सके, और हमारा जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जिसको हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें डेवलप हो सके। तो हम तीनों चीज़ को इसमें डेवलप कर रहे होते हैं। हमारी सोसाइटी को भी, सोसाइटी में क्या क्या एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, वुमेन को हक दिला सकते हैं, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को भी कि इको फ्रेंडली ये सब चीज़ें यूज़ करो, और ऐसे ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे कि किसान की इनकम बढ़ा दो। तो ये तीनों पिलर्स मजबूत हो तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकती है, इसके बारे में हम सीख पाते हैं। अब बात करते हैं वैल्यूज़ की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वैल्यूज़ का जनरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे अंदर वैल्यूज़ कैसे आएंगी, वैल्यूज़ कैसे डेवलप होंगी, हमें वैल्यूज़ के बारे में समझना पड़ेगा। वैल्यूज़ तभी आती है जब हमें बचपन से सिखाया जाए। वही एग्जाम्पल कि बचपन से हमें क्या बताया जाता है कि हम मुसलमान हैं, तो हमारे अंदर शुरुआत से आ जाता है कि हमें यही धर्म फॉलो करना है। हम इसके प्रति ना, अब देखो आपके धर्म के प्रति कोई कुछ बोल दे, बड़ा तगड़ा सा कमेंट करोगे आप लोग, तो ऐसे ही होता है। ये भावना आपके अंदर, ये वैल्यूज़ आपके अंदर आई कहाँ से, क्योंकि आपने शुरुआत से सीखी है, बचपन से सीखी है। तो वैल्यूज़ को भी ना शुरुआत से ही डाला जाता है। एजुकेशन के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों के थ्रू वैल्यूज़ को डेवलप कर सकते हैं। उसके पॉइंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वैल्यूज़ को जब जनरेट कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इसमें डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ के लिए वैल्यूज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारे जो प्लानट पर रिसोर्सेज हैं उसके लिए वैल्यूज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी, हमारे इन्वायरमेंट के लिए वैल्यूज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है जिसके बारे में हम सोच नहीं रहे और चीज़ों को वेस्ट करते जा रहे हैं, उसके लिए भी वैल्यूज़ जनरेट करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसके वजह से हम वैल्यूज़ को डेवलप कर सकते हैं चिल्ड्रन के अंदर। न्यूट्रिशन एक्टिविटी करवा सकते हैं। हमेशा बुकिश लैंग्वेज हमें समझ में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम चीज़ों को बहुत इमोशनली अटैच करके उनको दिखा के समझा के जोड़ सकते हैं। जैसे कि एक जगह पे पानी को बहुत गंदा पोल्यूट कर दिया, बहुत गंदा, पहले हम वो पानी पी सकते थे लेकिन अब नहीं पी सकते। तो ऐसी चीज़ों को दिखा दिखा के एक्टिविटीज़ को करवा सकते हैं, और उनके अंदर वैल्यूज़ एटीट्यूड को डाल सकते हैं कि हमने क्या गलत किया है। हमेशा बुकिश लैंग्वेज पढ़ाना ज़रूरी नहीं, रोल प्ले करवा सकते हैं। रोल प्ले जैसे कि होता है ना, महाभारत होती है, दिखाया जाता है, ऐसे बहुत सारे रोल प्ले करवा के हम वैल्यूज़ को डेवलप कर सकते हैं। ऐसी कल्चर एक्टिविटीज़ जैसे कि फ्लोक टेल्स के बारे में बता दिया, सॉन्ग्स, अपने खुद की डांसेस, पपेट्री, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर हम बताएंगे तो एक क्लोज बॉन्डिंग बन जाएगी हमारे नेचर और हमारे बीच में। ठीक है,
ऐसे ही हम उनको सिखा सकते हैं कि रीयूज़ कैसे किया जाता है, चीज़ों को रिसाइक्लिंग कैसे किया जाता है, रिड्यूसिंग कैसे किया जाता है, हर एक चीज़ को वेस्ट नहीं किया जाता, वेस्ट से भी कैसे चीज़ें बना दी जाती है, ये भी सब सिखाते हैं। जेंडर इक्वलिटी को भी प्रमोट करते हैं, हम बताते हैं, उनके बारे में समझाते हैं कि जेंडर इक्वलिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत से ही अपने बच्चों से, कोई औरत होती है तो अपने लड़कों से भी काम करवाती है, अपनी लड़कियों से भी करवाती है, सिर्फ़ और सिर्फ जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए, वो बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए। ऐसे ही हम कल्चर के बारे में सिखा सकते हैं कि अलग-अलग कल्चर्स जो है ना, वो सारे ही धर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये सभी भारत का हिस्सा है। ऐसे ग्रीन क्लब के माध्यम से सिखा सकते हैं। यहीं पे वीडियो को एक और पॉइंट बच गया है, लाइफ स्किल्स एजुकेशन। ग्रीन क्लब के थ्रू हम वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं और उनके अंदर अवेयरनेस को फैला सकते हैं, और उसके बाद हम जो लाइफ से जुड़ी हुई स्किल्स हैं, रियल स्किल्स, उनको सिखा के, उनको दिखा के भी प्रमोट कर सकते हैं, वैल्यूज़ उनके मन के अंदर। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।